अध्याय 81 किंग है, तुमने अपनी छाती की मांसपेशियों को कैसे प्रशिक्षित किया? जब सभी लोग लू शियाओ के लिए जश्न मना रहे थे, तभी अचानक बगल से तालियों की आवाज सुनाई दी। लगभग 24 या 25 वर्ष का एक व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। जैसा कि परम पूज्य बेंटी के शिष्य से अपेक्षित था, असाधारण योग्यता, वास्तव में प्रशंसनीय। हालांकि उस व्यक्ति की शक्ल सूरत लू शियाओ से काफी अलग थी, फिर भी उसकी नाक सीधी और मुंह चौकोर था और उसने नीले रंग का साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ था जो लोगों को बहुत ताजगी का एहसास कराता था। उसके लंबे काले बाल नीले रंग के कपड़े के पट्टे से बंधे हुए थे और उसके सिर के पीछे करीने से लटक रहे थे। हालांकि उनके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन उनका स्वभाव विशेष था। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि जू किंग हेक थी, जिसने कियान रेनिक्सियो का वेश धारण किया हुआ था। उसके पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा था। बुजुर्ग की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी, उनकी दाढ़ी और बाल पाले की तरह सफेद थे, फिर भी उनका कद 2 मीटर से अधिक था और अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद वे भाले की तरह सीधे और तेज थे। एल्डर स्पिरिट हॉल था ज्येष्ठ शिलॉन, जिसका शीर्षक है स्नेक लांस। मैदान में हंसी अचानक बंद हो गई। डूबुसी ने अपनी बहें थोड़ी सी उठाई, उनकी निगाहें एल्डर पर पड़ी और उनकी आंखों की गहराई में सूक्ष्म आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अप्रत्याशित रूप से हेवन डोऊ शाही परिवार में ऐसा व्यक्ति भी है। निंगरोंग्रांग लू शियाओ के पास झुककर धीमी आवाज में बोली, वह व्यक्ति स्वर्ग डो साम्राज्य का प्रथम राजकुमार जू किंग हे है। लू शियाओ की निगाहें थोड़ी सी झपकी, लेकिन ऊपरी तौर पर वह शांत रहा और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। राजकुमार महोदय को रॉयल अकादमी में आने का समय कैसे मिल जाता है? निंगरोंग्रांग ने अपनी बात जारी रखी। उनका लहजा न तो उदासीन था और न ही ठंडा। उत्तराधिकारी का सामना करते हुए उनमें जरा भी विनम्रता नहीं झलक रही थी। हालांकि निंगफेंगची ने 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जू किंग हे की शिक्षिका बनी, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से हेवन डो शाही परिवार पसंद नहीं था। बहुत दिनों बाद मिले रोंग्रान। जू किंग हे सबके सामने धीरे धीरे चलते हुए, हाथों को जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सुना था कि अकादमी के कप्तान के पास असाधारण शक्ति है, इसलिए मैं विशेष रूप से देखने आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे परम पावन बेंटी और परम पावन दुगू से मिलने का मौका मिलेगा। ये सचमुच इस महल के लिए सम्मान की बात है। बोलने के बाद उनकी निगाहें लू शियाओ पर पड़ी। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव साफ झलक रहा था। ये लू शियाओ ही होगा, है ना? इतनी कम उम्र में इतनी साधना शक्ति होना, पूरे स्वर्ग डो साम्राज्य में देखा जाए तो वह वाकई एक अनोखा युवा नायक है। जू किंग हे के भाषण और व्यवहार में एक शांत और उदार भाव झलकता था। उनमें युवराज जैसा कोई अहंकार नहीं था और उनका सहज और सुलभ स्वभाव लोगों को आसानी से स्वीकार्य भी था। यदि लू शियाओ को अपने सामने खड़े व्यक्ति की वास्तविक पहचान का पता नहीं होता, तो वह भी यही सोचता कि यह युवराज सज्जन और सुसंस्कृत है और एक दुर्लभ बुद्धिमान उत्तराधिकारी है। उन्होंने अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़कर सपाट स्वर में कहा, महामहिम, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बातें उल्लेख करने लायक नहीं है। मुझे महामहिम कहना बहुत दूर की बात है, मुझे बस किंग हे कहिए। ये सुनकर जू किंग हे मुस्कुराया और उसका लहजा और भी सौहार्दपूर्ण हो गया। आज यहाँ आने का मेरा मूल उद्देश्य आपसे परिचय करना था और साथ ही अपने मूर्ख छोटे भाई की ओर से आपसे माफी मांगना था। क्या आप मेरे साथ ब्रंकन मून पवेलियन में थोड़ी देर बातचीत करने के लिए चलेंगे, ताकि मैं एक मेजबान के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं? उनकी आवाज सौम्य थी और उनका शारीरिक हावभाव अत्यंत नीचा था, जो पूरी तरह से विद्वानों के साथ शिष्टाचार और विनम्रता से पेश आने के आभास जैसा था। लू शियाओ की आंखों की गहराई में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। जवाब देने के बजाय वह आधा कदम आगे बढ़ा और अपना हाथ उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। परिचित अंदाज में, किंग हे, जब तुम यहाँ हो ही तो क्यों ना हम एक लड़ाई लड़ें? मुझे शाही परिवार की विरासत की शक्ति का साक्षी बनने दो, आत्मा। इसके अनुरूप एक बहुत ही हल्की सी सुगंध जू किंग हे की नाक में प्रवेश कर गई। जू किंग हे के कंधे अनजाने में अकड़ गए, सतर्कता के कारण नहीं, बल्कि इस अचानक उत्पन्न हुई आभा से क्षण भर के लिए चौंक जाने के कारण। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े युवक की ओर देखा। युवक की भौहें और आंखें तेज थी, फिर भी उसकी मुस्कान में थोड़ी सहजता और खुलापन झलक रहा था। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे एक अवर्णीय सुखद अनुभूति हुई। उसके मन में दबी हल्की सी नाखुशी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह अचानक एक सकारात्मक भावना उत्पन्न हो गई। पास ही में खड़ी शीलॉन की पलकें अचानक उठी और उसकी पैनी नजर तुरंत उस हाथ पर पड़ी जो लू शियाओ ने महाराज के कंधे पर रखा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जू किंग हे ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और एक संयमित नजर डाली, जिससे शीलॉन के पास अपनी पलकें एक बार फिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मेरी साधना सती है, केवल आध्यात्मिक पूर्वज स्तर पर है, मैं आपका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता हूँ? जू किंग हे ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सचमुच लड़े तो मुझे डर है कि मैं 3 चाल भी नहीं टिक पाऊंगी। स्पैरिंग मैच ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है? लू शियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मैं अपनी आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। जू किंग हे ने थोड़ा सोचा और सहमति में सिर हिलाया, चूंकि आप यही चाहते हैं तो मैं खुद को मूर्ख बना लूंगी। हमने एक दोस्ताना मैच पर सहमति जताई थी, आपको दया दिखानी चाहिए। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वह धीरे धीरे सोल फाइटिंग स्टेज की ओर बढ़ी। उसका नीला वस्त्र हवा के साथ थोड़ा लहरा रहा था और उसके शरीर के चारों ओर नर्म सफेद प्रकाश की एक परत धीरे धीरे तैर रही थी, जबकि उसके पीछे हंस के पंखों की एक जोड़ी खुल गई थी। 2 पीले और 2 बैंगनी, 4 आत्मा के छल्ले धीरे धीरे उठे और उसकी आभा स्थिर और सीधी थी। यह जू किंग हे की साधना के बारे में बाहर फैली अफवाहों से जरा भी अलग नहीं था। जू किंग हे की श्वेत हंस आत्मा को देखते हुए लू जियाओ ने मन ही मन कहा, देवदूत देवता से विरासत में मिली आत्मा की हड्डी वास्तव में शक्तिशाली है, जो आत्मा और साधना दोनों को त्रुटिहीन रूप से छिपाने में सक्षम है।
ध्यान से। लू शियाओ का शरीर तेजी से चमक उठा। केवल अपने शारीरिक बल का उपयोग करते हुए उसने अपनी दाहिनी हथेली को सीधे आगे बढ़ाया, जिसकी प्रचंड शक्ति सीधे प्रतिद्वंद्वी के कंधे की ओर बढ़ रही थी। जू किंगहे की निगाहें थोड़ी सी केंद्रित हुई, उसका पहला आध्यात्मिक छल्ला चमक उठा और उसके सामने एक नरम सफेद ढाल फैल गई। टकराना। हथेली का किनारा सफेद ढाल से मजबूती से टकराया और एक धीमी सी आवाज फैल गई। प्रकाश की ढाल अंदर की ओर बुरी तरह धंस गई और उसकी सतह पर लहरों की परतें फैल गईं। जू किंगहे का शरीर झिलमिला उठा, वह अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई और अपने पंखों को थोड़ा सा हिलाकर ही उसने अपने पैरों को स्थिर किया। उसका दिल थोड़ा कठोर हो गया, शारीरिक शक्ति कितनी जबरदस्त है। लू शियाओ रुकी नहीं, लगातार हथेलियों को आगे बढ़ाती रही। वह ये जानना चाहता था कि कियान रेनिक्स की असली ताकत कैसी है। जू किंगहे के पीछे सफेद पंखों के खुलने और बंद होने के बीच उसके शरीर के चारों ओर एक के बाद एक ढालें प्रकट होती रहीं। हालांकि ये देखने में कठिन लग रहा था, उसने लू शियाओ के हमलों को एक एक करके झेल लिया। 10 से अधिक चालों के बाद लू शियाओ ने प्रकाश ढाल के केंद्र में मुक्का मारा और ढाल की सतह पर दरारें फैल गईं। जू किंगहे की आंखें चमक उठी और वह अपनी आत्मा को वापस लेने और हार स्वीकार करने ही वाली थी। ठीक इसी क्षण लू शियाओ ने एक और जोरदार थप्पड़ मारा। एक तीखी चटकने की आवाज सुनाई दी, दरारों से ढकी सफेद ढाल एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई और सफेद रोशनी की छोटे छोटे कणों में बदल गई जो हवा में विलीन हो गए। वह समय रहते अपनी गति को कम नहीं कर सका और आगे की ओर बढ़ते बल ने उसके दाहिने हाथ को सीधे आगे धकेल दिया, जिससे वह जू किंगहे की छाती पर मजबूती से दब गया। हालांकि उसकी योग्यता सामान्य थी, लेकिन हथेली में महसूस होने वाली अनुभूति किसी पुरुष की खुरदरीपन नहीं थी, बल्कि उसमें एक असामान्य कोमलता थी। लू शियाओ की उंगलियां आकर गईं, उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत उस चीज पर प्रतिक्रिया दी जिसे उसने छुआ था। जू किंगहे अचानक पूरी तरह जम गई, मानो उसे एक ही जगह पर कील ठोक दी गई हो। कपड़ों के आर पार से महसूस हुई गर्म छुअन तुरंत उसकी इंद्रियों पर छा गई। अचानक सीने पर लगी झुलसा देने वाली गर्मी से उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसके कान के निचले हिस्से तेजी से हल्के लाल हो गए, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था, और उसकी सांस भी आधी धड़कन रुक गई। अचेतन रूप से वह इसे हटाने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां हवा में पहुंची, उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। जू किंगहे एक पुरुष थे, उन्हें इस मामूली सी बात पर अपना शालीनता बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए थी। मंच के नीचे शिलोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसकी आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप से बढ़ गई और वह आत्मा युद्ध मंच पर छलांग लगाने ही वाला था। नीचे रहो। जू किंगहे की आवाज तुरंत सुनाई दी, उसका स्वर अभी भी स्थिर था। उसने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाया, बिना कोई निशान छोड़े आधा कदम एक तरफ हट गई और लू शियाओ की हथेली से खुद को चुरा लिया। उसकी चौड़ी आस्तीनें उसके बगल में लटक रही थी और उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंद थीं। लू शियाओ ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, आधा कदम पीछे हट गया और संयम का दिखावा करते हुए कहा, किंगहे, तुमने अपनी छाती की मांसपेशियों को कैसे प्रशिक्षित किया? जू किंगहे ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रही असामान्य भावनाओं को दबाया। जब उसने लू शियाओ की ओर देखा तो उसके चेहरे पर पहले जैसी सौम्य मुस्कान लौट आई थी। शायद ये स्वाभाविक है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके सीने पर वह गर्म स्पर्श हठपूर्वक बना रहा, उस युवक की हल्की ताज़ी खुशबू के साथ मिलकर उसके दिल को कपकपी के दौरों में धकेल रहा था। लू शियाओ को कुछ पता चल जाए, इस डर से वह ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उसने 3 दिन बाद लू शियाओ के साथ ड्रंकन मून पवेलियन में भोज का जल्दी से इंतजाम किया, फिर मुड़कर शीलोंग के साथ चली गई। काफी दूर चलने के बाद शीलोंग ने अंततः धीमी आवाज में कहा, महामहिम लू शियाओ। चाचा शे, ये बात मेरे दादाजी को बिल्कुल भी नहीं बतानी है, जू किंगहे ने सीधे बीच में ही टोकते हुए कहा। गाड़ी में रेंगकर घुसने के बाद आमतौर पर शांत रहने वाली कियान रेनिक्सू का चेहरा शर्म, झुंझलाहट और गर्मी से लाल हो गया था, जिससे वह कुछ हद तक घबराई हुई और बेचैन महसूस कर रही थी। अध्याय 82 रक्षा कबीला। अगले दिन दोपहर को लू शियाओ छोटे से आंगन में ध्यान और साधना कर रहा था, तभी बाहर एक परिचित आकृति दिखाई दी। भगवान! ताइनुओ दरवाजे के बाहर खड़ा होकर छोटे से आंगन की ओर जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसकी दमदार आवाज से खिड़कियां थोड़ी सी कांप रही थी। लू शियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और दरवाजे के बाहर खड़े हटे-कट्टे व्यक्ति को असहाय भाव से देखा। जब से ताई टेन ने स्ट्रेंथ क्लैन को लू शियाओ को अपना गुरु स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, तब से लू शियाओ ने उनसे अपने प्रति संबोधन का तरीका बदलवा दिया। अन्यथा केवल ये कल्पना करना कि कुछ हटे-कट्टे आदमी उसे मास्टर कहकर पुकार रहे हैं, उसे डर से कांपने पर मजबूर कर देता था। अंदर आओ, उसने जोर से कहा। आंगन का दरवाजा चरमराते हुए खुला और ताइनुओ का मीनार जैसा शरीर अंदर आया। वह अपने सिर के पीछे कुचली कर रहा था और हंस रहा था। लू शियाओ ने शांत भाव से कहा, ताई टेन ने तुम्हें भेजा है। क्या बात है? रक्षा कबीला कबीले का मुखिया न्यूगाओ आज हेवनडोऊ शहर पहुंचे और वे शहर के पश्चिम में स्थित कबीले के उपनगरीय प्रांगण में हैं। ताइनुओ ने अपनी मुस्कान दबाई और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मेरे पिताजी ने खास तौर पर आपको आमंत्रित करने के लिए कहा है। उनका इरादा दोनों कुलों के बीच पुरानी दोस्ती का फायदा उठाकर रक्षा कुल को भी अपने अधीन लाने का है। वह रुका और बोला, उस समय क्लियर स्काई सेक्ट छोड़ने के बाद स्पिरिट हॉल ने हमारे चारों कुलों को दबाना जारी रखा। जब हमने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने बाकी 3 कुलों पर और भी अधिक अत्याचार किए। लू शियाओ की निगाहें थोड़ी सी चपकी। शक्ति वंश को पराजित करने के बाद उसने मूलतः रक्षा वंश को भी अपने अधीन करने की योजना बनाई थी। आखिरकार रक्षा वंश रक्षात्मक किलेबंदी बनाने में निपुण था और भविष्य में शरीर संप्रदाय की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कड़ी था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टाइटैन उनके लिए एक कदम आगे बढ़कर पुल बना देगा। आगे चलो, बिना ज्यादा झिझक के वह सीधे खड़ा हो गया। ताई नुओ बेहद खुश थी और जल्दी से आगे आगे चलने लगी। दोनों उस छोटे से आंगन से निकलकर शहर के पश्चिम की ओर चल पड़े। रास्ते में ताइनुओ लगातार लू शियाओ को रक्षा कबीले के बारे में बताती रही। हमारे चारों कुलों के वास्तुशिल्प डिजाइन रक्षा कबीले द्वारा ही तैयार किए गए हैं। हालांकि समग्र वास्तुकला देखने में बहुत भद्दी लगती है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर रक्षा के लिए उपयुक्त कई तंत्र छिपे हुए हैं। वास्तुकला में रक्षा कबीले की प्रतिभा ढलाई की कला में हमारे शक्ति कबीले की प्रतिभा से कम नहीं है। लू शियाओ ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वे शहर के पश्चिम में स्थित एक विशाल आंगन में पहुंच गए। शक्ति वंश के 2 हट्टे-कट्टे सदस्य प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे और ताइनुओ को आते देख हुए तुरंत एक तरफ हट गए ताकि वह अंदर जा सके। जैसे ही वह आंगन के द्वार से अंदर दाखिल हुआ, उसे आंगन से 2 जोरदार ठहाके सुनाई दिए। एक तो टाइटान का था और दूसरा गहरा और गूंजदार था, जो निश्चित रूप से रक्षा कबीले का था। कबीले का मुखिया नियू गाओ। ताइनुओ ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अंदर जाकर रिपोर्ट करता हूँ। अच्छा। लू शियाओ ने आसपास की वास्तुकला पर नजर डाली। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। कुछ ही देर बाद टाइटैन की आवाज सुनाई दी, हे भगवान। उन्होंने देखा कि टाइटान जल्दी से लू शियाओ के सामने आया और बिना कुछ कहे धड़ाम से उसने अपना एक घुटना पत्थर की पटिया पर पटका, अपना सिर नीचे झुकाया और मुट्ठियां बांध ली। उसकी आवाज एक भव्य घंटी की तरह गूंजी, अधीनस्थ टाइटान स्वामी का स्वागत करता है। नियू गाओ, जो उसके ठीक पीछे चल रहा था, अचानक अपने कदम रोक दिए। उसकी आंखें पूरी तरह से आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लू शियाओ ने बेबसी से अपना माथा पकड़ा, आगे बढ़ा और हाथ उठाकर बोला, उठो। मैंने कितनी बार कहा है, इतनी बड़ी औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। टाइटैन मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजाते हुए खड़ा हो गया। वह एक तरफ हट गया और अपने पीछे खड़े नियू गाओ की ओर इशारा करते हुए परिचय देते हुए बोला, स्वामी, ये रक्षा कुल है, कबीले प्रमुख नियू गाओ। ये सुनकर लू शियाओ ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। नियू गाओ टाइटैन से लगभग आधा से छोटा था और उसका चेहरा बेर की तरह लाल था। लोहे की सुइयों जैसे छोटे बालों का उसका सिर पहले से ही धूसर सफेद हो चुका था। उसका रंग गुलाबी था और उसकी कांसे घंटी जैसी बड़ी आंखें जोश से भरी हुई थी। उसके कंधे बेहद चौड़े थे और उसका शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत था, मानो कोई विशाल और ठोस किला हो। नियू गाओ अपनी भुजाएं मोड़े हुए एक ही स्थान पर खड़ा रहा। उसकी आंखें लू शियाओ को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसकी आवाज एक भव्य घंटी की तरह थी। टाइटैन ने कहा था कि तुम्हारी प्रतिभा विलक्षण है। इस बूढ़े आदमी को इस पर विश्वास है, लेकिन इस बूढ़े आदमी को विश्वास दिलाना मात्र काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा कबीला आत्मसमर्पण करे, तो आपको रक्षा कबीले के नियमों का पालन करना होगा। वह आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की पत्थर की पटियाएं थोड़ी धंस गईं। तुम और मैं एक दूसरे से 3-3 मुक्के खाएंगे। अगर तुम मेरे 3 मुक्के झेल सकते हो, तो ये बूढ़ा तुम्हें तुरंत अपना गुरु मान लेगा और पूरा कबीला तुम्हारी आज्ञा मानेगा। नियू गाओ की बातें सुनकर टाइटैन ने निर्दयता से उसका पर्दाफाश करते हुए कहा, तुम अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह करते हो कि इसके लिए कष्ट सह रहे हो। रक्षा कुल का अस्तित्व स्पष्ट रूप से समाप्त होने वाला है और तुम अभी भी यहाँ धर्मिता का प्रदर्शन कर रहे हो। बोलते हुए उन्होंने लू शियाओ की ओर मुट्ठी जोड़कर कहा, प्रभु बूढ़े गेंडे का स्वभाव ही ऐसा है। उन्हें लगता है कि आपको सीधे स्वामी के रूप में स्वीकार करना उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। नियू गाओ का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने कठोर स्वर में टाइटैन को घूरते हुए कहा, बकवास। इस बूढ़े को नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। रक्षा कुल किसी युवक को यूं ही गुरु नहीं मान सकता। हालांकि उनके शब्द कठोर थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास उतना प्रबल नहीं था। ये देखकर लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आधा कदम आगे बढ़कर कहा, तुम पहले जाओ। उसे इतनी आसानी से सहमत होते देख नियू गाओ की आंखों में थोड़ी सी स्वीकृति झलक गई। बिना कोई बात कहे उसने कमर झुकाए और दृढ़ता से खड़ा हो गया। ये लो। ये देखकर कि अब एक मुक्का पड़ने ही वाला है, टाइटैन ने बगल से रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े गेंडे, अपने भाई को याद न दिलाने के लिए दोष मत दो। प्रभु के गुरु परम पावन बैंडी हैं, जिन्होंने हाल ही में स्पिरिट हॉल के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग को पराजित किया है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, नियू गाओ की मुट्ठी, जो आधी हवा में उठी हुई थी, अचानक सख्त हो गई और उसकी बांह, जो मूल रूप से ताकत से भरी हुई थी, धीरे धीरे 2 भागों में शिथिल हो गई। मालिक चाहे कोई भी हो, नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। मार खाओ। हालांकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुक्का मारा, तो उन्होंने जबरदस्ती अपनी ताकत को 30% तक सीमित कर दिया। यह मुक्का अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मुट्ठी की हवा सीटी बजा रही हो, लेकिन अंदर से ये लगभग खाली था। धड़ाम। लू शियाओ का शरीर स्थिर रहा। उसने अपनी आंखें उठाकर नियू गाओ की ओर देखा और सपाट स्वर में बोला, अब मेरी बारी है। नियू गाओ डूब उसी से सावधान रहेगा, लेकिन लू शियाओ डिफेंस लेन से सावधान नहीं रहेगा। स्पिरिट का उपयोग किए बिना भी नियू गाओ के पैनल की मजबूती एक असली गेंदे से कम नहीं होगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लू शियाओ की निगाहें सख्त हो गईं और उसकी दाहिनी बांह की हड्डियों से लगातार कर्कश आवाजें निकलने लगी। चमकदार सुनहरे अजगर के शल्क तेजी से उसके कंधों से नीचे आ गए और पल भर में उसे भारी शिल्कों से ढक लिया और एक भयंकर अजगर के पंजे में बदल गए। बहती हुई सुनहरी रोशनी के बीच धीमी मंद ड्रैगन की दहाड़ें सुनाई दे रही थी। इसे ले लो। लू शियाओ ने एक गहरी चीख निकाली। उसके दाहिने पंजे में सुनहरे ड्रैगन की उमड़ती हुई शक्ति थी, जिसने सीधे नियू गाओ की छाती पर प्रहार किया। मुंह के आने से पहले ही हवा के दबाव से नियू गाओ के बाल और दाढ़ी पीछे की ओर मुड़ गए थे। ड्रैगन की उस भारी और भयंकर शक्ति ने उसके दिल को बुरी तरह से बैठ जाने पर मजबूर कर दिया। अच्छा नहीं है। नियू गाओ ने अति आत्मविश्वास दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी छाती की रक्षा की।
शक्ति वंश की तरह ही एक ही गुण वाले वंश के रूप में रक्षा वंश ने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा रक्षा संबंधी शोध में लगा दी। उनकी रक्षा शक्ति का दबदबा समान रैंक के स्पिरिट मास्टर्स में बेजोड़ था। यहाँ तक कि अपनी रक्षा के लिए प्रसिद्ध एलिफेंट आर्मर्ड एकेडमी भी रक्षा के मामले में डिफेंस प्लान को पछाड़ देने का दावा करने की हिम्मत नहीं करती थी। स्पिरिट का इस्तेमाल किए बिना भी न्यू गाओ की शारीरिक मजबूती एक असली गेंडे से कम नहीं होती, लेकिन इस मुके ने उसे पूरी तरह से यह समझा दिया कि खुद पर मुसीबत मोल लेना क्या होता है। धमाका। न्यू गाओ को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी विशालकाय चट्टान ने उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया हो, जिससे उसके आंतरिक अंग कांपने लगे हों। माफ। वह धीरे से करा उठा, अनजाने में पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके पैरों ने पत्थर की पटिया पर 2 गहरे निशान बना दिए। वह लगातार 7-8 कदम पीछे हटा और फिर अपने शरीर को संभालने के लिए जोर से रुक गया। आंगन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। टाइटैन चमकती आंखों से देख रही थी और प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। ताइनुओं ने श्रद्धा भाव से अपनी आंखें और भी चौड़ी कर ली। केवल न्यू गाओ का दिल ही कड़वाहट से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता तो वह इतना जिद्दी नहीं होता। अध्याय 83, रक्षा कबीले को वश में करना। बेचारा न्यू गाओ। लू शियाओ ने न्यू गाओ के चेहरे के भावों को देखा, जो मानो बुरी तरह से बिगड़े हुए थे, और धीरे से कहा, कुल प्रमुख न्यू, अपनी असली क्षमता दिखाओ। रक्षा कुल मेरे साथ चलने के योग्य है या नहीं, ये तुम्हारे इन 3 मुक्कों पर निर्भर करता है। अच्छा, मैं दूसरा मुक्का मारने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। न्यू गाओ ने एक जोरदार चीख मारी, अपने बाएं पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे अपने दाहिने मुक्के से लू शियाओ की ओर वार किया। इस मुक्के में उसने अपनी 50% शक्ति का सीधे इस्तेमाल किया। ये पहले मुक्के की तुलना में दोगुने से भी अधिक शक्तिशाली था। लू शियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, क्योंकि उसके शरीर के भीतर रक्तवंश शक्ति में वृद्धि हुई और उसकी सतह के नीचे से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। टकराना। मुक्का लू शियाओ के कंधे पर पड़ा, जिससे लू शियाओ के पैरों के नीचे की पत्थर की पटियाएं इंच करके चकनाचूर हो गईं। उसकी आकृति आधा कदम पीछे हटी और फिर मजबूती से स्थिर हो गई। उसने अपने थोड़े सुन्न कंधे को हिलाया और शांत भाव से कहा, यह थोड़ा अधिक दिलचस्प है। लू शियाओ ने अपनी आंखें उठाकर न्यू गाओ की ओर देखा, धीरे धीरे अपनी बाईं मुट्ठी भींची और उसके शरीर के भीतर की सारी आध्यात्मिक शक्ति उसकी बाईं हथेली की ओर एकत्रित हो गई। उसकी उंगलियों के बीच से चकाचौंध भरी नीली और सफेद रोशनी फूट पड़ी, जिसने उसकी पूरी बाईं बांह को प्रकाश के एक धधकते गोले में लपेट लिया। प्रकाश इकट्ठा होता गया और तेजी से चमकने लगा, मानो कोई तारा फटने वाला हो, और लोगों की आंखों को भेदने लगा, जिससे वे मुश्किल से ही सीधे उसकी ओर देख पा रहे थे। ये है। न्यू गाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उन्हें सहज रूप से संकट की लहर महसूस हुई। अब जरा भी संयम न बरतते हुए उसने एक उग्र दहाड़ लगाई और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगा दी। उसका पहले से ही चौड़ा शरीर तेजी से फैल गया, उसकी सतह तुरंत काली हो गई और अचानक मोटी त्वचा जैसी परतें उसके शरीर को ढकने के लिए उभर आईं। टाइटन उल्का पिंड। लू शियाओ ने धीमी सी चीख निकाली और गुस्से में अपना बायां मुक्का आगे की ओर मारा। प्रकाश का धधकता गोला एक चमकदार किरण में बदल गया, मानो कोई उल्का पिंड आकाश को चीरता हुआ सीधे आगे बढ़ रहा हो। बूम। प्रकाश की किरण सीधे न्यू गाओ के चमड़े के कवच पर जा टकराए। न्यू गाओ ने धीरे से कराहते हुए भारी बल के कारण उसका विशाल शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया और वह पीछे की ओर उल्टा हुआ आंगन की दीवार के आधार पर जा गिरा और भारी भरकम आवाज के साथ रुक गया। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गए। न्यू गाओ को बिना किसी चोट के देखकर लू शियाओ प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक ऐसे कवचधारी गेंडे से यही उम्मीद थी जो अत्यधिक रक्षात्मक गुणों की मार्ग पर चलता है। न्यू गाओ ने अपने चौड़े कंधों को झटका दिया, लापरवाही से अपने कंधों से कंकड़ और धूल झाड़ दी, और उसकी सांस थोड़ी भारी होने के अलावा उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। अब और संयम न बरतते हुए उसने एक गहरी चीख निकाली। उसके पैर पत्थर की शिलाओं में गहराई से धंसे हुए थे। तीसरा मुक्का 70% शक्ति के साथ। जैसे ही वह भयंकर चीख थमी, न्यू गाओ की दाहिनी मुट्ठी, जिसमें पहाड़ जितनी ताकत थी, एक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकली। गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल न करें। लू शियाओ ने धीमी सी चीख निकाली और उसके शरीर के भीतर मौजूद गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन अचानक सक्रिय हो गई। उसके पूरे शरीर पर मध्याह्न रेखाओं के साथ साथ धीरे धीरे एक चमकीला सुनहरा प्रकाश उभरा, जो संगठित होकर उसके शरीर की सतह को ढकने वाली एक आकारहीन और छविहीन बाधा में तब्दील हो गया। उसकी पूरी आभा अचानक से मिट गई और उसका मूल रूप से भारी और पहाड़ जैसा आकार वास्तव में अलौकिक और हल्का हो गया, मानो वहां खड़ा कोई व्यक्ति मांस और रक्त का शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रेत हो। मुक्का पलक झपकते ही आ गया, लेकिन जैसे ही वह उसके कंधे को छुआ, न्यू गाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जिस आमने सामने की टक्कर की उसे उम्मीद थी वह नहीं हुई। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह शून्य क्षेत्र में मुक्का मार रहा हो। मुट्ठी पर केंद्रित बल का 7 या 8/10वां हिस्सा पल भर में और चुपचाप विलीन हो गया, जैसे कोई मिट्टी का बैल समुद्र में प्रवेश करता है, जिसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा निगल लिया जाता है बिना किसी प्रतिबल के। यह क्या बदतमीजी है। न्यू गाओ अपने दिल में बहुत सदमे में था। उसकी सारी शक्ति शून्य में तब्दील हो गई थी और उसे एक अवर्णनीय घुटन और असहज अनुभूति हो रही थी। अवशिष्ट बल लू शियाओ पर पड़ा, लेकिन उसे आधा कदम भी पीछे धकेलने में विफल रहा। केवल उसका कंधा थोड़ा सा नीचे धंसा और फिर पूरी तरह से विलीन हो गया। न्यू गाओ ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची, उसकी आंखों में भय भर आया। ये किस प्रकार की रक्षात्मक आध्यात्मिक क्षमता है जो वास्तव में शक्ति को सीधे निगल सकती है। लू शियाओ का चेहरा शांत था, बस थोड़ी सी युद्ध तकनीक।
कबीले के मुखिया नियो, आपने अपने 3 मुंके मार दिए हैं, अब मेरी बारी है तीसरे मुंके की। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लू शियाओ की चारों ओर की ऊर्जा और रक्त में अचानक उछाल आया और उसकी नसों के भीतर गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन दहाड़ते हुए उमड़ पड़ी। उसके शरीर के भीतर से एक शानदार सुनहरी रोशनी निकली, जिससे वह ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई देवता नश्वर संसार में अवतरित हो रहा हो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और शून्य लोक की ओर लहराया। उसकी हथेली में मौजूद गोल्डन ड्रैगन की शक्ति एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी और वह चमकदार सुनहरा ड्रैगन पंजा हवा के विपरीत दिशा में फूल गया और पल भर में 5 मीटर से अधिक व्यास वाले एक विशालकाय पंजे में बदल गया। सुनहरे शंख शानदार ढंग से चमक रहे थे और अजगर की शक्ति पूरे मैदान में भव्यता से विचरण कर रही थी। उसी समय उसकी दाहिनी हथेली के भीतर एक प्रचंड चीरने वाली शक्ति तेजी से उंगलियों की हड्डियों के साथ फैल गई। उसकी उंगलियों से 5 गहरे सुनहरे रंग के नुकीले पंजे निकले, जिनके सिरे कंपा देने वाली ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। सुनहरा अजगर अपने पंजे की जांच कर रहा है। लू शियाओ ने एक गहरी चीख निकाली। 5 मीटर लंबा विशाल पंजा 10,000 जून की गति के साथ नियू गांव की ओर उग्रता से नीचे की ओर झपटा। तेज हवा जोर से चल रही थी और पंजे की धार से हवा चीर रही थी, जिससे एक तीखी कर्कश आवाज निकल रही थी। नियू गांव की दिल की गहराइयों में खतरे की घंटियां जोर से बजने लगी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई और उसके शरीर की सतह पर मौजूद त्वचा की परतें बेतहाशा मोटी हो गईं। खटखट। जैसे ही विशाल पंजा नीचे गिरा, पहले धातु और पत्थर के टकराने की तेज आवाज हुई, जिसके तुरंत बाद चीला की तीखी चीरने जैसी आवाज सुनाई दी। गहरे सुनहरे रंग के नुकीले पंजे कागज को काटने वाले तेज ब्लेड की तरह मोटी त्वचा को आसानी से चीर देते थे। ऊर्जा के 5 तीर झोंके सीधे अंदर घुस गए, जिससे नियू गांव की छाती पर 5 गहरे घाव वाले खूनी निशान बन गए, जिनसे धीरे धीरे ताजा खून रिसने लगा। नियू गांव ने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती पर देखा। उस पर बड़े 5 साफ सुथरे खून के निशान देखकर वह चौंक गया। हालांकि उसने किसी आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग नहीं किया, फिर भी एक साधारण स्पिरिट सेंट के लिए भी उसके शरीर पर निशान छोड़ना संभव नहीं हो सकता है। अब वह जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसके घुटने पत्थर की पटिया पर जोर से टकराए, जिससे जमीन थोड़ी हिल गई। मैं नियू गांव, रक्षा कबीले का मुखिया, अपनी आत्मा प्लेट आर्मर गेंडे की कसम खाता हूँ। नियू गांव के हर शब्द में एक गूंज थी। आज से संपूर्ण रक्षा को लू शियाओ को अपना स्वामी मानकर उसकी सेवा करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, आग पानी में भी उसके साथ रहेगा और कभी उसका विश्वासघात नहीं करेगा। यदि इस शपथ का उल्लंघन हुआ तो हम अनंत काल तक पुनर्जन्म न लें। उठना। लू शियाओ आगे बढ़ा और उसने नियू गांव को उठने में मदद की, जिसे डिफेंस क्लैन की औपचारिक मान्यता माना गया। नियू गांव खड़ा हुआ, अपने घुटनों पर लगी धूल को झाड़ा, और हालांकि उसकी छाती पर खून के निशान अभी भी चुभ रहे थे, उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। टाइटैन दिल खोलकर हंसा, आगे बढ़ा और उसके कंधे पर जोर से थपथपाते हुए बोला, क्या मैंने, तुम्हारे भाई ने, तुमसे झूठ नहीं बोला था? भविष्य में हम दोनों भाई मिलकर गुरु की सहायता करेंगे, जो स्पिरिट हॉल और क्लियर स्काई सेट से शिकायतें लेने से कहीं बेहतर है। इसके बाद लू शियाओ ने उन दोनों के साथ आगे की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और नियू गांव से कबीले के मुख्य सदस्यों को हेवन डो सिटी में स्थानांतरित करने के लिए कहा। भविष्य में जब बॉडी सेट को इसकी आवश्यकता होगी तो डिफेंस क्लैन रक्षात्मक किलेबंदी के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। कुछ निर्देश देने के बाद वह वहां और नहीं रुका, मुड़ा और आंगन से चला गया। जैसे ही लू शियाओ की आकृति आंगन के द्वार से ओझल हुई, हवा में अचानक एक लहर सी उठ उठी। अगले ही क्षण डूबुसी सीधे उन दोनों पुरुषों के सामने प्रकट हो गए। तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। डूबुसी ने नियू गांव और टाइटैन को आधी मुस्कान के साथ देखा। टाइटैन का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से आगे बढ़ा और मुट्ठी जोड़कर बोला, महामहिम, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब उस बूढ़े गैंडे की अपनी मर्जी है। डूबुसी ने हल्के से सिर हिलाया और उसे किनारे हटने का इशारा किया। ठीक है। टाइटैन ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी और किनारे की ओर वापस दौड़ पड़ी। नियू गांव का दिल अचानक बैठ गया। उसकी पीठ पर तुरंत ठंडे पसीने की एक परत बह निकली और उसने प्रणाम करते हुए कहा, नियू गांव, परम पूज्य बेंती को मेरा प्रणाम। मुझे नमस्कार। डूबुसी ने ताना मारते हुए कहा, तुम और वह बच्चा शर्त लगा रहे हो, ये तुम्हारा मामला है, लेकिन मेरे शिष्य को मारना मेरा मामला है। ये बूढ़ा आदमी संकीर्ण सोच वाला नहीं है। बोलते समय डूबुसी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, कैसा रहेगा अगर तुम मुझसे एक मुक्का खा लो और यह मामला सुलझा हुआ मान लिया जाएगा। नियू गांव ने गहरी सांस ली। जब उसकी आत्मा उस पर हावी हुई तो अचानक उसकी 8वीं आत्मा की अंगूठी चमक उठी। उसके पूरे शरीर पर मोटी काली प्लेट कवच की परत दर परत चढ़ी हुई थी, जिससे उसके चेहरे पर केवल आंखें ही दिखाई दे रही थी। कृपया, परम पूज्य। नियू गांव ने दबी हुई आवाज में बात की। कवच की मोटी परतों के कारण उसकी आवाज भारी लग रही थी। डूबुसी ने अपने शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का जरा भी संकेत दिए बिना उपहास किया और लापरवाही से अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाए। ध्यान से देखें। शब्द पूरे होने से पहले ही मुक्का जोरदार प्रहार कर चुका था। पहले हवा इतनी संकुचित हुई कि विस्फोट हो गया, जिससे एक धीमी विस्फोटक ध्वनि निकली। हालांकि इस साधारण से मुक्के में दहते पहाड़ की भारी और प्रचंड गति थी। डोन। मुक्का इतनी जोर से नियू गांव की छाती के ठीक बीचों बीच लगा, मानो किसी विशाल हथौड़े ने टूटे हुए ढोल पर प्रहार किया हो, जिसकी धीमी आवाज से लोगों के कान के पर्दे दुखने लगे। इस प्रहार के सामने नियू गांव का गौरवशाली ब्लैक राइनोसेरस हैवी आर्मर पतले कागज की तरह कमजोर पड़ गया। उसके पूरे शरीर पर पल भर में घनी दरारें फैल गईं और फिर वे एक जोरदार धमाके के साथ अंगीने टुकड़ों में बिखर गईं, जो चारों दिशाओं में बिखर गए। उसे दबी हुई आह भरने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले ही उसका विशाल शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। बूम। एक जोरदार धमाके के साथ नियू गांव बुरी तरह से टकराया और आंगन की कई दीवारें ढह गईं। उसका पूरा शरीर पीछे की पत्थर की दीवार में गहराई से धंस गया।
एक तरफ खड़ा टाइटैन अपनी पलकों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए और मन ही मन जीभ चिटकाते हुए देख रहा था। धूल धीरे धीरे छट गई और न्यू गाओ बड़ी मुश्किल से मलबे के ढेर से बाहर निकला। धूल और गंदगी से सना हुआ, मुंह के कोनों से खून रिसता हुआ, वह खड़े खड़े भी लड़खड़ा रहा था। खांसी खांसी खांसी। न्यू गाओ ने अपना सीना ढांक दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपकी दया के लिए धन्यवाद परम पूज्य। डूबूसी ने इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह एक धुंधली छवि में तब्दील हो गया और आंगन में गायब हो गया। केवल एक अराजक माहौल वाला आंगन और भय से व्याकुल दो लोगों को पीछे छोड़ गया। टाइटैन ने झुककर न्यू गाओ के कंधे पर थपथपाया और दबी हुई हंसी के साथ कहा, बुरा नहीं है बूढ़े गेंडे, आपके हाथों से एक मुक्का खाने के बाद भी खड़े रह पाना कई सालों तक गर्व करने के लिए काफी है। न्यू गाओ ने टाइटैन को खाली निगाहों से देखा। बड़ाई करने का क्या फायदा, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। अध्याय 84 भोज में भाग लेना। 9 मोड़ वाले ड्रैगन रूपांतरित करने की कला का अद्भुत उपयोग। 2 दिन बाद रंकनमून पवेलियन के दिव्य निजी कक्ष के अंदर एक भव्य भोज की तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी। जब लू शियाओ पहुंची तो कियान रेनिक्सियो अभी भी जू किंगहे के वेश में थी। हरे रंग का वस्त्र पहने हुई थी और उसकी बाहें और आंखें सौम्य और शांत थीं। उसे अंदर आते देख जू किंगहे के कानों के सिरे थोड़े गर्म हो गए। उसकी उंगलियों ने प्याला कसकर पकड़ लिया और उसने खुद को शांत करते हुए खड़े होकर उसका स्वागत किया। लू शियाओ, तुम यहाँ हो। मैं शाही परिवार द्वारा संजोई गई उत्तम शराब लाई हूँ। उस निजी कमरे के अंदर केवल वे दोनों ही थे। शिलोंग दरवाजे के बाहर पहरा दे रही थी, जिससे बाहरी दुनिया की सभी आवाजों और दृश्यों को रोका जा सके। बहुत दिनों बाद मिले किंगहे। लू शियाओ धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी निगाहें उसके पूरे शरीर पर घूम रही थी। उसके होंठों के कोने हल्के से मुस्कुरा रहे थे। बिना किसी शिष्टाचार के वह सीधे उसके पास गया और अपना हाथ उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। उस ताजगी भरी और एकांत सुगंध को महसूस करते ही जू किंगहे का शरीर अकड़ गया। उसने अनजाने में अपनी कमर ऊपर उठाई, जिससे लू शियाओ से थोड़ी दूरी बन गई। लू शियाओ, अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद बात करते हैं। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जू किंगहे के ठीक सामने बैठ गई। उसने लू शियाओ की ओर देखते हुए अपनी आंखें उठाई और सीधे मुख्य विषय पर आ गई। मैंने सुना है कि पिछले 2 दिनों में रक्षा कबीले को भी आपके अधीन कर लिया गया है। इतनी कम उम्र में 2 एकल विशेषता वाले कबीलों को वश में करना वाकई प्रशंसनीय है। इसका जिक्र करने लायक कुछ नहीं है। लू शियाओ ने अपना शराब का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसकी आवाज शांत थी। आप इसे इस तरह नहीं कह सकते, जू किंगहे ने धीरे से कहा। उस समय 4 एकल गुण वाले कुलों ने क्लियर स्काई संप्रदाय छोड़ दिया था और स्पिरिट हॉल द्वारा उन्हें हमेशा दबाया जाता रहा है। अब जब वे स्वेच्छा से आपके साथ शामिल होने को तैयार हैं, तो यह आपकी क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है। बात बस इतनी सी है। आपने एक के बाद एक 2 कुलों को शरण दी है। क्या आपको स्पिरिट हॉल की सतर्कता को आकर्षित करने का डर नहीं है? उसने लू शियाओ के चेहरे के भावों को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाई और धीरे से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि स्पिरिट हॉल के बारे में आपकी क्या धारणा है? बस यूं ही। लू शियाओ ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, मानो स्पिरिट हॉल उसके लिए भोजन जितना भी महत्वपूर्ण न हो। शराब का प्याला पकड़े हुए जू किंगहे की उंगलियां थोड़ी कस गईं और उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने लू शियाओ को एक कप शराब देने के लिए बर्तन उठाया और कहा, हाल ही में सम्राट जुई का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा है। दरबार भी 2 गुटों में बटा हुआ है। वह रुकी और लू शियाओ की ओर देखते हुए बोली, तुम बाहरी हो और चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हो। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्ग 2 शाही परिवार के बारे में तुम्हारा वास्तव में क्या विचार है? आप युवराज हैं। जब तक आप बहुत जल्दबाजी नहीं करते, हेवन 2 साम्राज्य देर सवेर आपका ही होगा। लू शियाओ ने तिरछी नजर से जू किंगहे की ओर देखा और यह सुनकर कि सम्राट जुई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसने अनुमान लगाया कि कियान रेनिक्सियो ने सम्राट जुई को जहर देना शुरू कर दिया है। उसने जू किंगहे की ओर देखा और धीरे से कहा, हालांकि मैं तुम्हें एक बात की सलाह देना चाहता हूँ। क्या? लू शियाओ ने अपनी बाहें उठाई और कहा, खुद की मुट्ठी बड़ी होना ही कड़वी सच्चाई है। उनके शब्द समाप्त होते ही निजी कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। शराब का प्याला पकड़े हुए जू किंगहे की उंगलियां अचानक कस गईं। उसने अपनी नजरें उठाकर लू शियाओ की ओर देखा। वह युवक आराम से चॉपस्टिक से खाना उठा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने ये शब्द लिख लिए हैं। उसने अपनी आंखें उठाकर लू शियाओ की ओर देखा। उसके होठों के कोने एक कोमल और सौम्य मुस्कान में मुड़ गए। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लू शियाओ ने सिर हिलाया। युवा पीढ़ी में अगर कोई लू शियाओ के लिए थोड़ा भी गंभीरता से लेने लायक था, तो वह कियान रेनिक्सियो ही थी। वह सचमुच यह नहीं समझ पा रहा था कि जनजात भी इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, यदि वह चरणबद्ध तरीके से साधना करता रहे, तो देर सवेर ईश्वर का पद कैसे प्राप्त कर सकता है। वह बूढ़ा कियान दाओलियू भला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को दफनाए जाने की बात कैसे सहन कर सकता था। लू शियाओ ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसे बस यही महसूस हुआ कि कियान दाओलियू बूढ़ी हो गई है। यह न जानते हुए कि कियान रेनिक्सू किस तरह की शराब लाई थी, कुछ गिलास शराब पीने के बाद लू शियाओ की आंखों की गहराई में धीरे धीरे नशे का एक निशान उभरने लगा। उसने अवचेतन रूप से 9 मोड़ वाले ड्रैगन रूपांतरण कला का अभ्यास किया और उसकी काली आंखों में सुनहरी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। सुनहरी रोशनी में जू किंगहे का भेस धीरे धीरे उतरता गया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। कियान रेनिक्सू देखने में केवल 20 वर्ष की आयु की लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक कोमल थी। उसकी नाक की हड्डी सीधी थी और उसकी थोड़ी पतली फीनिक्स जैसी आंखों के बाहरी कोने थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे, जो स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक दबदबा और तीक्ष्णता दर्शाते थे। उसका पूरा चेहरा अद्वितीय रूप से सुंदर और आकर्षक था, जिसमें स्वाभाविक रूप से एक अछूत गरिमा झलकती थी।
जो बाल सिर के मुकुट में बंधे होने चाहिए थे वे प्रकाश और छाया में बिखरकर लंबे सुनहरे बालों के रूप में उसके कंधों पर लटक रहे थे, जिससे उसकी पतली गर्दन और पतली कमर और भी आकर्षक लग रही थी और उसके सुंदर वक्र वस्त्रों के माध्यम से हल्के से दिखाई दे रहे थे। उसमें पुरुष की कठोरता का जरा सा भी अंश नहीं था, वह स्पष्ट रूप से एक युग प्रवर्तिक अद्वितीय देवी थी। लू शियाओ की सांसें थोड़ी रुक गईं और बची हुई मधोशी गोल्डन ड्रैगन ब्लडलाइन की गर्मी के साथ उमड़ पड़ी। उसने अनायास ही आगे की ओर झुककर इशारा किया, लू जियाओ। उसे अचानक पास आते देख कियान रेनिक्सू का दिल अजीब तरह से कस गया और जैसे ही वह बचने के लिए एक तरफ मुड़ने वाली थी, एक गर्म हथेली ने उसकी कमर को ढक लिया। हल्की मादक महक से मिश्रित एकांत सुगंध ने कियान रेनिक्सू को घेर लिया। लू शियाओ का बल भारी नहीं था, फिर भी वह लगातार उसकी कमर के सबसे पतले हिस्से पर दबाव डाल रहा था। गर्म हथेली धीरे धीरे उसकी कमर के सबसे पतले हिस्से पर दब रही थी और पतले हरे वस्त्र के माध्यम से वह नीचे की नर्म, लचीली और कोमल स्पर्श अनुभूति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। आप कियान रेनिक्सू को अचानक अपने पूरे शरीर में सुन्नपन और झुनझुनी महसूस हुई और उसके हाथ में रखा शराब का बर्तन डेस्कटॉप से टकराकर बाहर गिर गया, जिससे अधिकांश साफ शराब छलक गई। हैरान और गुस्से से भरी हुई उसने लू शियाओ को घूरते हुए तनावपूर्ण और कठोर आवाज में कहा, लू शियाओ, तुम बहुत ही धृष्ट हो। ठीक इसी क्षण लू शियाओ का नशा पूरी तरह से उतर गया, क्योंकि उसकी साधना तकनीक का प्रभाव शरीर में फैल गया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि महल में हर दिन एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते रहने से तुम्हारी साधना बर्बाद हो गई है। शांत होने का दिखावा करते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपनी भौहें ऊपर उठाई और न्यायप्रिय और आत्मविश्वासी भाव से बोला, ये कमर इतनी कोमल है मानो इसमें हड्डियां ही ना हो। जब सचमुच लड़ाई हो रही हो तो क्या तुम्हारी आंतरिक शक्ति युद्ध का साथ दे पाएगी? बकवास। गुस्से और शर्मिंदगी से भरी कियान रेनिक्सू ने अनजाने में अपनी कमर और पीठ सीधी कर ली, लेकिन जिस जगह पर अभी अभी चुटकी ली गई थी वहां से अभी भी एक असामान्य गर्मी निकल रही थी जो उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी और उसे असहज कर रही थी। शराब पीने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लू शियाओ ने मन ही मन आह भरी। स्वर्ण ड्रैगन रक्त उत्पत्ति की गोली को ग्रहण करने के बाद से स्वर्ण ड्रैगन वंश तो मजबूत हुआ था, लेकिन साथ ही स्वर्ण ड्रैगन राजा की कुछ नकारात्मक भावनाएं भी उसमें समाहित हो गई थी। कियान रेनिक्सू ने अपने होंठ काट लिए। वह शर्म और झुंझलाहट दोनों महसूस कर रही थी, फिर भी लू शियाओ ने पूरी गंभीरता से बात की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका वह भेष जिससे वह सबको धोखा दे सकती थी, लू शियाओ द्वारा पूरी तरह से पहचान लिया गया था। लू शियाओ द्वारा मचाए गए इस तरह के हंगामे के बाद अंततः ही भोज आगे जारी नहीं रह सका। लू शियाओ ने मौका पाकर गधे से नीचे उतरकर थोड़ी देर बैठा और फिर उठकर विदा लेने लगा। जाने से पहले उसने उसकी कमर पर एक नजर डाली, मुस्कुराते हुए कहा, अपनी कमर का व्यायाम करना याद रखना, और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कियान रेनिक्सू तब तक वहीं खड़ी रही जब तक गलियारे के अंत में कदमों की आवाज पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। फिर धीरे धीरे उसने राहत की सांस ली। कितना कमीना है, उसने धीमी आवाज में खुद से कुछ बुदबुदाया। एक गहरी सांस ली, अपने थोड़े अस्त व्यस्त कोट की कॉलर को ठीक करने के लिए हाथ उठाया, अपने जेड मुकुट को फिर से सीधा किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके चेहरे पर कोई अन्य सामान्यता नहीं है, उसने दरवाजा खोला और निजी कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर शीलोन झुककर सिर झुकाए हुए था। महामहिम, दावत समाप्त हो गई है, चलिए महल लौट चलते हैं। कियान रेनिक्सू की आवाज स्थिर थी, उसमें कोई असामान्यता सुनाई नहीं दे रही थी और वह आगे बढ़कर चलने लगी। शीलोम जल्दी से उसके पीछे पीछे चली। उसकी निगाहें उसकी पीठ पर ठहर गई और उसने धीमी आवाज में कहा, महामहिम, कुछ हुआ तो नहीं है ना? कियान रेनिक्सू के कदम थोड़ी देर के लिए रुके और बिना सिर घुमाए उसने उदासीनता से कहा, कुछ नहीं। ये पूरी तरह से पुष्टि हो गई है कि लू शियाओ और डोबुसी स्वर्ग दो साम्राज्य का पक्ष नहीं लेंगे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे चल रही शीलोम ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब वह बोल रही थी तो उसके कानों की जड़ें थोड़ी और लाल हो गई थी। बिल्कुल नहीं, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि महाराज? शीलोन ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल में उठ रहे विचारों को जबरदस्ती दबाते हुए, असंभव। शायद। पूरी यात्रा बिना शब्दों के हुई। रथ पूर्वी महल की ओर वापस चला गया। कियान रेनिक्सू सीधे भीतरी हॉल में चली गई और सभी को विदा करने के बाद ही उसने अपने सारे भेस उतारे। वह स्क्रीन के पीछे झुक गई, उसका दिल पूरी तरह से उथल पुथल में था। कियान रेनिक्सू ने अपने होंठ काट लिए, उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में शर्म और झुंझलाहट भर गई, फिर भी अपने दिल की गहराई में वह लू शियाओ के प्रति एक अवर्णनीय और स्पष्ट भावना रखती थी। अध्याय 85, स्वर्ग ग्रेट स्पिरिट एरिना। डूबुसी के 3 महीने के प्रशिक्षण के तहत हेवन दो रॉयल टीम के सदस्यों में पूर्ण परिवर्तन आया था। इस दिन डूबुसी ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया। हेवन दो रॉयल टीम के सदस्य एक पंक्ति में खड़े थे, उनके शरीर 3 महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक सीधे थे। 3 महीने का भीषण प्रशिक्षण, औषधीय स्नान, शरीर का सुदृढ़ीकरण, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सुदृढ़ीकरण, चरम आध्यात्मिक शक्ति दमन। शुरू में लगातार शिकायत करने से लेकर अब हठपूर्वक इसे सहन करने तक पूरी टीम की भावना और मनोबल ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया है। श्याओ वू ने लू शियाओ का दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आखिर क्या है? लू शियाओ ने अपना सिर हिलाया, उसे भी अपने गुरु के विचारों का पता नहीं था। निंगरोंगरांग लू शियाओ के बगल में झुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, जब तक मैं लू शियाओ के साथ हूँ कोई भी ट्रेनिंग ठीक है। एक तरफ खड़ी दुगुयान और झू झूकिंग ईर्ष्या भरी निगाहों से शियाओ वो और निंगरोंगरांग को देख रही थी। उन दोनों ने लू शियाओ का साथ देने में एक कदम की देरी और नाकाम रहने के लिए खुद को ही दोषी ठहराया। महिलाओं से घिरी लू शियाओ को देखकर यू फैंग ने कुछ ईर्ष्या से कहा, कप्तान से यही उम्मीद थी, बलवान और इतने लोकप्रिय। काश मेरे पास कप्तान की आधी ताकत होती। बोलते बोलते उसने बगल में बैठे यू तियानहिंग को कोहनी से हल्का सा धक्का भी
यू तियानहेंग ने यू फैंग की ओर एक नजर डाली और उसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक इसी क्षण धीमी गति से कदमों की आहट सुनाई दी। डू बुसी अपने हाथों को पीठ पर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जाहिर है उसकी चाल तेज नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। उनकी नजर भीड़ पर घूमी। टीम की सबसे आगे खड़े लुशियाओ पर कुछ पल ठहरी और उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, 3 महीने का बुनियादी प्रशिक्षण यही समाप्त होता है। सभी लोग डू बुसी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, उनके अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। आपकी नींव तो मजबूती से बनी हुई है, लेकिन ये सभी कौशल बेकार हो चुके हैं। डू बुसी का लहजा शांत था। आप चाहे इसका कितना भी अभ्यास कर लें, जब जीवन और मृत्यु की लड़ाई का वास्तविक क्षण आता है तो ये केवल एक दिखावटी प्रदर्शन ही होता है। वह रुका, उसकी निगाहें भीड़ पर घूम गईं। एक स्पिरिट मास्टर की क्षमता कभी प्रशिक्षण से खत्म नहीं होती, ये लड़ाई से, जान से मारकर हासिल की जाती है। दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए हम स्थान बदल रहे हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए डू बुसी के पीछे खड़े किनमिंग सबके सामने आए और बोले, स्वर्ग डू, महान आत्मा अखाड़ा, आज से आपको वही रहना होगा, प्रशिक्षण के बजाय लड़ाइयों में भाग लेना होगा और आत्मा युद्ध मंच पर नरसंहार के माध्यम से अपने कौशल को निखारना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबकी आंखों की गहराई में एक चमक आ गई। ग्रेट स्पिरिट एरेना ड्रैगन और सांपों का मिश्रण है। 20 स्पिरिट मास्टर्स, 2 स्पिरिट मास्टर्स, कंट्रोल सिस्टम, अटैक सिस्टम, हर शैली के लोग वहां मौजूद हैं। किनमिंग ने आगे कहा, मंच पर केवल जीत और हार का ही महत्व होता है, किसी भी प्रकार की पक्षपात की चर्चा नहीं होती और हड्डियां और मांसपेशियां टूटना आम बात है। जब आप मंच पर उतरें तो हर मुकाबले को जीवन मरण की लड़ाई समझें और 3 महीने के अभ्यास में सीखी हर चीज को अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी ताकत से आजमाएं। जहां तक विरोधियों की बात है, हम आपकी कमजोरियों को निशाना बनाएंगे और आपके लिए उपयुक्त विरोधियों का चयन करेंगे। किनमिंग की आवाज बंद होते ही वहां मौजूद किसी ने भी इस पर कोई हैरानी नहीं जताई। अधिकार का यही लाभ था, उपयुक्त प्रतिद्वंद्वियों का सीधा मिलान करने से काफी समय बचाया जा सकता था। समूह ने डू बुसी का अनुसरण किया, रॉयल अकादमी को छोड़ा और सीधे हेवनडो सिटी के केंद्र की ओर चल पड़ा। स्पिरिट मास्टर्स का आना जाना धीरे धीरे बढ़ गया, जिनमें से कई कांस्य और चांदी की स्पिरिट फाइटिंग बैच पहने हुए थे और 2-3 के समूहों में दिन के मुकाबलों पर चर्चा कर रहे थे। एक उग्र और जोशीला माहौल उन पर हावी हो गया। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद अचानक उनकी आंखों के सामने एक भव्य और विशाल गोलाकार इमारत खड़ी हो गई। पूरी तरह से गहरे काले बेसल पत्थर से बने दर्जनों झाग ऊंचे मेहराबदार द्वार चौड़े खुले थे और लोगों की भीड़ बहते पानी की तरह अंदर उमड़ पड़ी। मोटे पत्थर के दरवाजों से अलग होने के बावजूद जयकारे और चीखें लोगों के कानों में इस कदर गूंज रही थी कि वे थोड़े सुन्न हो गए थे। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल बैंगनी सुनहरे रंग की पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर 6 शक्तिशाली अक्षरों में स्वर्ग लिखा था, ग्रेट स्पिरिट एरेना। यह हेवनडो सिटी का सबसे बड़ा स्पिरिट एरेना था और अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स के लिए अपना नाम कमाने का शुरुआती बिंदु भी था। जैसे ही समूह दरवाजे के बाहर पहुंचा, एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, आदरणीय अतिथिगण, मैं हेवनडो का प्रबंधक हूँ। ग्रेट स्पिरिट एरेना, उपनाम झांग। अब से इस आयोजन स्थल के भीतर आपसे संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैनेजर झांग मुस्कुरा रहे थे, कमर झुकाए हुए। उनकी नजर सबसे आगे बैठी डू बुसी पर पड़ी और उन्होंने संभलकर कहा, राजकुमार ने बहुत पहले निर्देश दिए थे, हमने आपके लिए एक विशेष लाउंज तैयार कर लिया है, कृपया सब लोग इधर आइए। डू बुसी ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई और सीधे अंदर की ओर चलने लगा। उसके शरीर के चारों ओर का दृश्य दबाव कम हो गया, जिससे आसपास की शोरगुल वाली भीड़ अवचेतन रूप से दोनों ओर पीछे हट गई और उनकी फुसफुसाहट कुछ हद तक धीमी हो गई। किनमिंग आगे बढ़ा और प्रभारी व्यक्ति को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया, आपको रास्ता दिखाने के लिए क्षमा करें। पहचान संबंधी जानकारी शाही लड़ाकू दल के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए और किसी की भी आत्मा और आध्यात्मिक क्षमताओं को लीक होने की अनुमति नहीं है। समझ गया, समझ गया। मैनेजर झांग ने बार बार सिर हिलाया और भीड़ से बचने के लिए सभी को बगल के दरवाजे के विशेष मार्ग से ले जाते हुए कहा, सभी प्रशिक्षुओं के लिए स्पिरिट फाइटिंग मैच पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। डू बुसी ने विरोधियों से मिली जानकारी ली और संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे जैसे वे गलियारे में आगे बढ़ते गए, शोर और भी तेज होता गया। लंबे और संकरे गलियारे से गुजरते हुए समूह विशेष लाउंज में पहुंचा और उनकी दृष्टि का दायरा अचानक विस्तृत हो गया। विशाल गोलाकार स्पिरिट अखाड़ा चारों ओर से मनोरम था। कई झाग ऊंचा मुख्य स्पिरिट फाइटिंग स्टेज मैदान के केंद्र में स्थित था और चारों ओर के स्टैंड दर्शकों से भरे हुए थे। जयकारे और उत्साह की गूंज किसी पर्वत हिमस्खलन या सुनामी जैसी लग रही थी और स्पिरिट पावर की टकराव की जोरदार गर्जना एक के बाद एक गूंज रही थी। शाओबू ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और नीचे की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी, ये कितना जीवंत है। मैनेजर झाग ने तुरंत सभी के आयरन स्पिरिट फाइटिंग बैच लाकर दिए और फिर सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। किनमिंग ने लूशियाओ की ओर देखा और अपने पहले प्रतिद्वंदी के बारे में जानकारी देते हुए कहा, आपका प्रतिद्वंदी 4-8 स्तर का नियंत्रण प्रणाली युद्ध आत्मा पूर्वज है, जिसके पास उज्ज्वल स्वर्ण रस्सी आत्मा है, जो मध्य से लंबी दूरी तक दुश्मनों को बांधने और फंसाने में माहिर है। अपनी आत्मा के कारण उसकी नियंत्रण क्षमता किसी साधारण अनुभवी आत्मा राजा से कम नहीं है। आगे बढ़ो लूशियाओ, उस आदमी को तब तक मारो जब तक वह फर्श पर अपने दांत न ढूंढने लगे। जल्दी निपटारा करो, लापरवाही मत करो। महिलाएं लूशियाओ के चारों ओर जमा हो गईं और बारी बारी से उसे निर्देश देने लगी। लूशियाओ मुस्कुराया, अपना मास्क पहना और प्रवेश मार्ग में कदम रखने के लिए मुड़ गया। अनुच्छेद के अंत में प्रकाश का विस्फोट हुआ और सुनामी जैसी जयकार उसके चेहरे की ओर उमड़ पड़ी। साधारण चुस्त दुरुस्त कपड़ों में, सीधी मुद्रा में वह धीरे धीरे आत्मा युद्ध मंच पर आया। हालांकि मुखौटे से दिखाई देने वाले चेहरे के हिस्से से ही स्पष्ट था कि लूशियाओ बहुत बुरा नहीं था। रेफरी केंद्रीय ऊंचे मंच पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गोल्डन ड्रैगन सम्राट बनाम गोल्ड रोब जियाहोन।
मैच शुरू। गोल्डन ड्रैगन सम्राट, ये तो काफी दबंग लगता है, लेकिन फिर भी वह बच्चे जैसा कैसे दिखता है। जियाहून की चमकदार सुनहरी रस्सी ने इतने सारे निर्दयी स्पिरिट किंग स्तर के किरदारों को बांध रखा है। इस युवक को शायद भुगतना पड़ेगा। उसके सामने जियाहोंग एक दुबला पतला कमजोर कद का अधेड़ आदमी था। उसकी त्रिकोणीय आंखें लू शियाओ पर घूमी और उसके होंठों के कोने तिरस्कार भरी मुस्कान में बदल गए। चार छल्ले वाले आध्यात्मिक पूर्वज का दबाव फैल गया और अंगूठे जितनी मोटी एक चमकदार सुनहरी रस्सी हवा से ही संघनित हो गई, जिसके चारों ओर चार आध्यात्मिक छल्ले पीले पीले बैंगनी लिपटे हुए थे। जियाहोंग ने लू शियाओ की ओर देखा, एक भयावह हंसी हंसी और अपनी उंगलियों को झटकाते हुए कहा, मुझसे मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रथम आध्यात्मिक क्षमता, उज्ज्वल स्वर्ण बंधन। फुफकारना। चमकीली सुनहरी रस्सी हवा में ऐसे लहराए जैसे कोई विषैला सांप अपने बिल से बाहर निकल रहा हो। रस्सी का शरीर हल्की आध्यात्मिक शक्ति के साथ मंडरा रहा था। एक बार उलझ जाने पर यह और भी कसता चला जाएगा, जिससे किसी भी हमलावर प्रणाली के लिए भी इसे भेदना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वज की आत्मा को मुक्त होने के लिए लू शियाओ के कदम तब तक नहीं हिले जब तक कि सोने की रस्सी उसके शरीर से आधा फुट की दूरी पर नहीं आ गई, जिसके बाद वह थोड़ा सा एक तरफ मुड़ गया। सोने की रस्सी उसके कपड़े के निचले हिस्से से छूती हुई मंच की सतह पर जोर से टकराई और पत्थर के टुकड़ों की बौछार उड़ा दी। कुछ ताकत। जियाहोंग ने अपनी भौहें उठाई, अब वह उसे कम नहीं आंक रहा था। द्वितीय आध्यात्मिक क्षमता, सीरियल गोल्ड रोप्स। जमीन से एक साथ 3 सुनहरी रस्सियां निकली, जिससे क्रमशः बाएं, मध्य और दाएं रास्तों से बचने की सारी जगह बंद हो गई। लू शियाओ की निगाहें थोड़ी सी तंग गईं, उसके पैर की उंगलियां हल्के से जमीन पर थपथपाने लगी और उसका शरीर अचानक आधा फुट ऊपर उठ गया। गोल्डन परसेप्शन की मदद से सभी सोने की रस्सियों के हमले के प्रक्षेप पथ उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। लू शियाओ ने अपनी कमर और पेट से बल लगाकर अपने शरीर को मोड़ा और उसका पूरा शरीर तैरती हुई मछली की तरह संकरे अंतरालों के बीच से तेजी से निकल गया। उनकी सुनियोजित मार्गदर्शन में तीनों सोने की रस्सियां आपस में टकराईं और एक गेंद के आकार में उलझ गईं। लू शियाओ ने धीरे से गांड पर अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया। उसकी आकृति पहले ही कई मीटर आगे बढ़ चुकी थी और वह जियाहोंग के थोड़ा और करीब आ रहा था। क्या तुम आमने सामने की लड़ाई चाहते हो? जियाहोंग ने व्यंग्य किया। उसकी तीसरी आत्मा की अंगूठी अचानक चमक उठी। तीसरी आत्मा की क्षमता, सोने की रस्सी के नुकीले कांटे। आपस में गुंथी हुई सोने की रस्सियां एक गर्जना के साथ फट गईं और दर्जनों नुकीले सोने के कांटों में बदल गई जो पीछे से लू शियाओ की ओर बढ़ रहे थे। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके हाथों में रक्त और ची की शक्ति एकत्रित हो रही थी। उसकी त्वचा के नीचे सुनहरी रोशनी की एक हल्की परत उभर रही थी। वह मुड़ा, उसकी दोनों मुठ्ठियां एक के बाद एक प्रहार कर रही थी। प्रत्येक मुक्का सटीक रूप से सोने के कांटों की नोकों पर लग रहा था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। सोने के कांटे एक एक करके चूर चूर हो गए, सुनहरे प्रकाश के धब्बों में परिवर्तित हो गए जो धीरे धीरे विलीन हो गए। ये कैसे संभव है? जियाहोंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लू शियाओ को करीब आते देख उसकी चौथी आत्मा की अंगूठी तुरंत चमक उठी। चौथी आध्यात्मिक क्षमता, असंख्य रस्सियों से शरीर को जकड़ना। पलक झपकते ही चारों दिशाओं से सुनहरी रस्सियां आकाश में फैल गईं। सुनहरी रोशनी उन रस्सियों पर मकड़ी के जाले की तरह घनी होकर बह रही थी और देखते ही देखते लू शियाओ के चारों ओर का सारा स्थान घेर लिया। अध्याय 86, स्वर्ण ड्रैगन सम्राट। आकाश में फैली सुनहरी रस्सियां ज्वार की तरह उमड़ती गई और लू शियाओ को परत दर परत लपेटती चली गई। लू शियाओ की निगाहें थोड़ी सी हटी, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। सुनहरी रस्सियां तेजी से उसके ऊपर फैल गई, पहले उसके अंगों को बांधा, फिर उसके धड़ को परत दर परत कसती गई। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे एक विशाल सुनहरे कोकून में लपेट दिया जो हवा में लटका हुआ था। रस्सियों के शरीर पर सुनहरी रोशनी बह रही थी जो उसे और भी कसकर जकड़ रही थी, लेकिन जैसे ही सुनहरी रस्सियां लू शियाओ के शरीर पर पहुंची, वे आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ पाईं। हा, अज्ञानी बदमाश। जियाहोंग जोर से हंसा और पहले से ही जश्न मनाते हुए बोला, मेरे असंख्य रस्सियों वाले शरीर बंधन से तो कोई आत्मा राजा भी मुक्त नहीं हो सकता। देखते हैं तुम कैसे बाहर निकलते हो। दर्शक दीर्घा में भारी हंगामा मच गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वह चावल के पकौड़े की तरह बंधा हुआ है। जियाहोंग की चाल बेहद खतरनाक है। जितना संघर्ष किया जाए उतना ही जकड़न बढ़ती जाती है। कई आक्रमण प्रणालियां स्पिरिट मास्टर्स भी इसके झांसे में आ गए हैं। कोड। सुनहरे कोकून के अंदर लू शियाओ का चेहरा शांत था। स्वर्ण ड्रैगन स्वर्ग की ओर आरोहण करता है। लू शियाओ ने एक गहरी चीख निकाली। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके तुरंत बाद एक धीमी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। उसके शरीर में रक्त की ऊर्जा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगी और उसके शरीर के भीतर रक्त की ऊर्जा की शक्ति उफान पर आ गई और बेतहाशा जलने लगी। गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ धीमी से तेज होती गई। लू शियाओ के चारों ओर सुनहरी रोशनी तेजी से चमकने लगी और सुनहरी रोशनी की लिपटों की परतें भयंकर रूप से जलने लगी जो चकाचौंध और अंधा कर देने वाली थी। उसे कसकर बांधे रखने वाली चमकदार सुनहरी रस्सियां पल भर में चकनाचूर हो गईं। कोकून से बाहर निकलते ही जियाहोंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इसे मजबूत करने के लिए बेतहाशा लगा रहा था। फिर भी चाहे वह कितनी भी आध्यात्मिक शक्ति लगा दे, वह सुनहरी रस्सियों की धीरे धीरे टूटने की गति को रोक नहीं सका। गर्जन। एक जोशीली ड्रैगन दहाड़ के साथ विशाल सुनहरा कोकून एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और अनगिनत सुनहरे रस्सी के टुकड़े सुनहरे प्रकाश से भरे आकाश में बिखर गए। एक विशालकाय कोकून के अंदर से कई झांग लंबी सुनहरी ड्रैगन की एक आकृति आकाश में उड़ गई। जियाहोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका मन और आत्मा अजगर की शक्ति से भयभीत हो गए और उसका पूरा शरीर अकड़ गया।
इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, स्वर्णिम ड्रैगन प्रेत ने हिंसक रूप से अपनी पूंछ घुमाई। ड्रैगन की पूंछ में 10,000 जून की शक्ति थी, जो अपने साथ ही की एक हिंसक लहर लेकर उसके सीने की ओर तेजी से बढ़ी। पफ! जियाहोन को अपनी रक्षात्मक स्पिरिट एबिलिटी को सक्रिय करने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले ही उसे जोरदार तरीके से हवा में उछाल दिया गया। वह मन से बुरी तरह टकराया और मौके पर ही बेहोश हो गया। ड्रैगन की दहाड़ धीरे धीरे कम होती गई और सुनहरी रोशनी धीरे धीरे एक जगह सिमटती चली गई। लू शियाओ मंच के केंद्र में खड़ा था। उसके वस्त्र हवा में जोर से लहरा रहे थे और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी की लपटें धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उसके कपड़ों के निचले हिस्से पर कुछ सिलवटों के अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित था। हे भगवान, यह क्या है? एक सुनहरा ड्रैगन, ये ड्रैगन प्रकार की आत्मा है। जियाहोंग एक 48वें स्तर का स्पिरिट एंसेस्टर है, फिर भी वह एक विचार नहीं चल सका। मंच के बाहर मौजूद दर्शक तुरंत ही उग्र हो गए। रेफरी तुरंत आगे बढ़ा और जोर से घोषणा की, इस मैच का विजेता गोल्डन ड्रैगन सम्राट। लू शियाओ धीरे धीरे सोल फाइटिंग स्टेज से नीचे उतरा। जैसे ही वह लाउंज में दाखिल हुआ, शियाओवू और निंगरोंगरांग ने उसका अभिवादन किया। शियाओवू ने अपना पूरा शरीर उसकी बांह पर टिका दिया। उसकी आंखें मानो तारों की रोशनी में नहाई हुई चमक रही थी। निंगरोंगरांग उसके बगल में सिमट गई और पहले उसके होठों तक पानी का एक गिलास बढ़ाते हुए बोली, थोड़ा पानी पी लो और थोड़ा आराम कर लो। दुगुयान, जो अभी आधी दूरी ही तय कर पाई थी, ने अपने होंठ सिकुड़े और एक बार फिर खुद से नफरत करने लगी कि उसकी चाल थोड़ी तेज क्यों नहीं हो सकती। ये लिंगलिंग के हाथ में 9 हॉट बेगोनिया खिल उठा और एक कोमल सफेद रोशनी लू शियाओ पर पड़ी, जिससे उसकी शक्ति बहाल हो गई। कोड डॉट 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 कोड। जल्द ही निंगरोंगरांग और ये लिंगलिंग को छोड़कर बाकी सभी ने अपनी आमने सामने की आत्मा की लड़ाई पूरी कर ली थी। फुर्तीले हमले प्रणाली के लिए झुकी यूफेंग और ओस्लो डुबुसी जैसे स्पिरिट मास्टर्स विशेष रूप से उन्हें रक्षा प्रणाली युद्ध स्पिरिट मास्टर्स के साथ मिलाते थे, जिसका उद्देश्य उनकी सहनशक्ति और कवच भेदन कौशल को बढ़ाना था। दुगुयान का प्रतिद्वंदी एक चपलता हमला प्रणाली वाला था, स्पिरिट मास्टर, जिसका उद्देश्य उसकी भीड़ को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रशिक्षित करना था। लू शियाओ, यू त्यानहेंग और शी भाइयों के सभी प्रतिद्वंद्वी नियंत्रण प्रणाली में माहिर थे और वे नियंत्रण तोड़ने और मौके पर ही अनुकूलन करने की अपनी क्षमता को निखार रहे थे। इन बेहद लक्षित विरोधियों का सामना करते हुए लू शियाओ, शियाओवू, झू जुकी, दुगुयान और यू त्यानहेंग सहित कई लोगों ने अपनी पहली जीत हासिल की। लाउंज के अंदर किनमिंग ने विश्लेषण रिपोर्ट पकड़ी हुई थी और डुबुसी के मार्गदर्शन में उसने एक एक करके सभी की गलतियों को बताया। डुबुसी ने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, अगला मुकाबला दो के बीच आत्माओं की लड़ाई का है। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, लाउंज के अंदर का पहले का शांत वातावरण अचानक थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। 2 के मुकाबले 2 का खेल उतना सरल नहीं है जितना कि 1 में 1 जोड़ने पर 2 आता है। डुबुसी की आवाज बहुत शांत थी। वह एक पल के लिए रुके और फिर बारी बारी से प्रत्येक टीम को काम सौंपना शुरू किया। यू त्यानहेंग, शीमो, तुम दोनों एक समूह में हो। शीमो, ओस्लो और यूफेंग, आप तीनों प्रतिदिन बारी बारी से टीम बनाएंगे। दुगुयान, ये लेंगलेंग, एक समूह। झू जुकिंग और निंगरोंगरो, लू जियो और जियोवू। डुबुसी थोड़ी देर रुकी, फिर अपने बगल में बैठे किनमिंग की ओर देखा और बोली, इसके अलावा लू शियाओ को भी हर दिन किनमिंग के साथ मिलकर आत्माओं की लड़ाई में भाग लेना होगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सभी ने असमंजस भरे चेहरों से डुबुसी की ओर देखा। आत्मा से लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वियों का मिलान टीम की उच्चतम आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार किया जाता है, जिसका अर्थ है कि लू शियाओ और शियाओवू के प्रतिद्वंद्वी दोनों ही स्पिरिट एंसेस्टर होंगे, जबकि जब वह किनमिंग के साथ टीम बनाते हैं तो सभी प्रतिद्वंद्वी स्पिरिट किंग होंगे। शियाओवू ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, लू शियाओ 2 मैच क्यों लड़ सकता है? यही वो बिंदु था जिसे लेकर हर कोई असमंजस में था। डुबुसी ने लू शियाओ को एक और आयरन सोल फाइटिंग बैच और एक सफेद मुखौटा देते हुए कहा, यह दूसरी पहचान है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। इसे देखकर बैच के केंद्र में अमर अत्याचारी शरीर 4 अक्षर उत्कीर्ण थे। अचानक सभी को डुबुसी का मतलब समझ आ गया। लू शियाओ जुड़वा आत्माओं का स्वामी था। जब तक वह अपनी पहचान अच्छी तरह छिपाए रखता, लू शियाओ 2 पहचानों का उपयोग करके आत्मा युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकता था। लू शियाओ ने डुबुसी और किनमिंग की ओर देखते हुए उलझन में पूछा, लेकिन ऐसे काफी लोग हैं जो जानते हैं कि मेरे पास 2 आत्माएं हैं। निश्चिंत रहें, वे लोग कोई भी जानकारी उजागर नहीं करेंगे। डुबुसी और मुख्य प्रबंधक वांग ने एक दूसरे की ओर देखा। जाहिर है, उन दोनों ने इस मामले को बहुत पहले ही सुलझा लिया था। शियाओवू ने तुरंत खुद को लू शियाओ की बाहों में झोंक दिया। अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटते हुए बोली, वाह लू शियाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। दुगुयान ने मन ही मन नाराज होते हुए शियाओवू की ओर देखा और बोली, वरिष्ठ, लू शियाओ के अलावा मेरी आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक है। क्या मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना अधिक उचित नहीं होगा? ये सुनकर जियाओवू ने तुरंत लू जियाओ की कमर के चारों ओर लिपटी अपनी बाहों को और कस लिया, लगभग उसके पूरे शरीर को अपनी बाहों में समा लिया। उसका गाल उसके सीने से कसकर चिपका हुआ था, मानो कोई पिल्ला अपने भोजन की रखवाली कर रहा हो। यानसी, इसके बारे में सोचना भी मत, लू शियाओ मेरी है। उनकी निगाहें आपस में टकराईं और तुरंत ही बारूद की गंध हवा में फैल गई। ठीक इसी समय किनमिंग बाहर आया और समझाया, लू शियाओ की ताकत के कारण अगर उसे तुम्हारे साथ एक टीम में रखा जाए तो न तो तुम और न ही लू शियाओ अच्छे प्रशिक्षण परिणाम प्राप्त कर पाओगे। किनमिंग के शब्दों ने दुगुयान को तुरंत अवाक कर दिया। उसने अपने होंठ दबा लिए, क्योंकि वह अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी कि किनमिंग ने जो कहा वह सच था। हम्फ। दुगुयान ने ठंडी सी आवाज में फुफकारा और गुस्से से शियाओवू से कहा, तो मैं उसके लिए तुमसे नहीं लड़ूंगी। लेकिन अगर शियाओवू ने लू शियाओ को भी इसमें घसीटा तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
शाओबू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। लू शाओ और मैंने कई बार मिलकर काम किया है, हम निश्चित रूप से जीतते रहेंगे। कुछ ही देर बाद मुख्य प्रबंधक झाग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए। उन्होंने सूचनाओं का एक मोटा बंडल डूबुसी को सौंपते हुए आदरपूर्वक कहा, महामहिम, दोहरी आत्मा की लड़ाई की भी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ये सभी के लिए युद्ध संबंधी जानकारी है। डूबुसी ने उस पर सरसरी नजर डाली और लू शियाओ और किनमिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों मंच पर जाने की तैयारी करो। लू शियाओ ने अपने कपड़े बदले, फिर दूसरा मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया, जिससे केवल उसकी शांत और भावहीन गहरी आंखें ही दिखाई दी। अध्याय 87 अमर अत्याचारी शरीर। चलो चलते हैं, किनमिंग ने गहरी आवाज में कहा और आगे आगे चलने लगा। जैसे ही वे दोनों गलियारे से गुजरे और सोल फाइटिंग स्टेज पर कदम रखा, पूरे दर्शकों की निगाहें एक साथ उन पर टिक गईं। अगला डबल सोल ड्यूल टायरेंट वुल्फ डुओ बनाम आयरन वॉल ट्विन फियंस डुओ के बीच होगा। रेफरी ने जोर से और साथ ही साथ उपनाम, स्पिरिट्स और स्पिरिट पावर की घोषणा की। स्पिरिट टूल की बड़ी स्क्रीन पर चारों लोगों की रैंक संबंधी जानकारी दिखाई दी। ये देखकर कि लू शियाओ केवल एक आध्यात्मिक पूर्वज था, सभागार में तुरंत ही हंगामा मच गया। क्या वह व्यक्ति कोई आध्यात्मिक पूर्वज है? क्या मैंने गलत देखा या बड़ी स्क्रीन में कुछ गड़बड़ है? मेरा सारा पैसा, मैंने अपनी पूरी संपत्ति टायरेंट वुल्फ डुओ पर दांव पर लगा दी थी, अब सब खत्म हो गया। हा, मैं आयरन वॉल ट्विन फियंस पर अपनी पत्नी की जमा पूंजी दांव पर लगाता हूँ। मैं नई पीढ़ी का वुल्फ ऑफ हेवन डू स्ट्रीट हूँ। ... आत्मा युद्ध के मंच पर लौह दीवार के जुड़वा राक्षस दो शक्तिशाली आत्मा स्वामी थे। बाईं ओर वाले व्यक्ति के हाथ में एक भारी ढाल थी, जबकि दाईं ओर वाले व्यक्ति के हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी थी। उनके आत्मा वलय विन्यास में 2 पीले और 3 बैंगनी रंग के वलय थे, और उनके पैरों के नीचे 5 आत्मा वलय घूम रहे थे, जो उन्हें अत्यंत अभिमानी प्रतीत करा रहे थे। कुल्हाड़ी पकड़े हुए हटे-कट्टे आदमी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कर्कश और ऊंची आवाज में कहा, बच्चे, अभी भी हार मान लेने में देर नहीं हुई है, वरना बाद में हम तुम्हारी हड्डियां चूर-चूर कर देंगे। दोनों पक्ष अपनी आत्माओं की घोषणा करें। मेजबान की आवाज धीमी होते ही सामने बैठे दोनों लोगों ने एक साथ कहा, टेडा, स्पिरिट जुवान आयरन हैवी एक्स, आक्रमण प्रणाली आत्मा राजा। टियर, स्पिरिट जुवान आयरन हैवी शील्ड, रक्षा प्रणाली स्पिरिट किंग। लू शियाओ के शरीर पर एक चांदी जैसी कीमती रोशनी चमक उठी और उसके पैरों की तिलवों से बैंगनी, काले और काले सुनहरे रंग के 4 आध्यात्मिक छल्ले सर्पिलाकार रूप में ऊपर की ओर उठे। अमर अत्याचारी शरीर, शरीर आत्मा, आक्रमण प्रणाली, आत्मा पूर्वज। किनमिंग के शरीर पर पीली लिप्टों का एक समूह उठा और उसके पैरों के नीचे से 2 पीले और 3 बैंगनी रंग के 5 आध्यात्मिक छल्ले उठे। कैंगलान, स्पिरिट ब्लेजिंग फ्लेम ग्रेवुल्फ, आक्रमण प्रणाली, आत्मा राजा। आत्माओं का द्वंद्व शुरू। रेफरी के आदेश के साथ ही लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। टियर ने पहला कदम उठाया। उसकी तीसरी और चौथी आत्मा की अंगूठी एक साथ चमक उठी और भारी ढाल हवा के विपरीत फैलकर आधे व्यक्ति के बराबर ऊंची जुबान आयरन की विशालकाय ढाल में बदल गई, जिसकी सतह पर पीले रंग की परतें उभरने लगी। तीसरी स्पिरिट क्षमता, रॉक अटैचमेंट। चौथी स्पिरिट क्षमता, रैम्पार्ट चार्ज। विशाल ढाल चलती हुई पहाड़ी की तरह सीधे किनमिंग की ओर बढ़ी। टेगा किनारे की ओर मुड़ गया। उसकी दूसरी और तीसरी आत्मा की अंगूठियां एक के बाद एक चमक उठी और युद्ध कुल्हाड़ी एक काली रहस्यमयी रोशनी से घिरी हुई थी, जिससे कई झाग लंबी कुल्हाड़ी की चमक निकली, जो सीधे लू शियाओ की ओर लक्षित थी। तीसरी आत्मा क्षमता, पृथ्वी विभाजन कुल्हाड़ी। एक हमलावर और दूसरा बचाव करने वाला, दोनों के बीच पूर्ण मौन सहमति थी। जाहिर तौर पर वे किनमिंग को घेरने से पहले लू शियाओ को, जिसे वे अपनी नजरों में सबसे कमजोर मानते थे, खत्म करना चाहते थे। कुल्हाड़ी की चमक हवा के चलने की आवाज के साथ आए और पलक झपकते ही लू शियाओ के चेहरे के सामने आ गिरी। मंच के बाहर मौजूद कई दर्शक, जिन्होंने आयरन वॉल ट्विन फियंस पर दांव लगाया था, उनके चेहरों पर पहले से ही खुशी झलक रही थी, मानो उन्होंने खुद को सोने के सिक्के गले लगाते हुए सोते हुए देख लिया हो। लू शियाओ की गहरी आंखें शांत और भावहीन थीं, और उसके पैरों के नीचे स्थित पहला बैंगनी आत्मा वलय अचानक चमक उठा। बैंगनी काली बिजली ने पल भर में उसके पूरे शरीर को घेर लिया और चटकने और फूटने की आवाजें आने लगी। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में भींच लिया, न तो पीछे हटा और न ही चकमा दिया, और सीधे आती हुई कुल्हाड़ी की ओर मुक्का मारा। टकराना। विनाशकारी बिजली कुल्हाड़ी की चमक से भयंकर रूप से टकराए और कुल्हाड़ी की काली रोशनी इंच-इंच करके बिखर गई और एक रहस्यमय रोशनी की तरह आकाश में फैल गई। उन दोनों को केंद्र में रखकर चीखी एक हिंसक लहर उठी, जिससे लू शियाओ के वस्त्र तेजी से फड़फड़ाने लगे। फिर भी वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। क्या? टेगा की आंखें एकदम सिकुड़ गईं और उसका दिल बुरी तरह बैठ गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लू शियाओ की बिजली से लिपटी बाईं मुट्ठी उसकी ओर तेजी से बढ़ चुकी थी। मूके की गति इतनी तेज थी कि टेगा को बचाव के लिए कोई भी हरकत करने का समय ही नहीं मिला। वह केवल अचेतन रूप से भारी कुल्हाड़ी को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से रखकर इस वार को रोकने की कोशिश कर सका। क्लैंग, एक कुरकुरी आवाज के साथ टेगा को केवल कुल्हाड़ी के शरीर से आने वाली एक अदम्य अपार शक्ति का एहसास हुआ, जो उसकी बांह से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर ऐसे उड़ गया मानो उस पर तोप का गोला लगा हो। टियर की दहाड़ सुनाई दी। इस समय उसका रैम्पार्ट चार्ज पहले ही किनमिंग के सामने पहुंच चुका था और जुबान आयरन की विशाल ढाल ने 1000 जून की शक्ति से किनमिंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, किनमिंग की दूसरी और पहली आत्मा की अंगूठी उसके पैरों के नीचे जगमगा उठी। सोल फाइटिंग स्टेज में भेड़िए की धीमी सी दहाड़ गूंज उठी।
किनमिन के चारों ओर भयंकर लपटें उठ रही थी और उसके जलते हुए भेड़िए के पंजे विशाल ढाल पर जोर से खरोंच रहे थे, जिससे हर जगह चिंगारियां उड़ रही थी। टक्कर के बल का फायदा उठाते हुए वह हवा में ही पलट गया और प्रतिद्वंद्वी के साथ शक्ति की कड़ी सीधी लड़ाई में शामिल हुए बिना कुछ मीटर दूर स्थिर रूप से उतरा। टेडा का समर्थन करना चाहता था, लेकिन किनमिन उसे ऐसा करने कैसे दे सकता था। उसके पंजों के सिरों से ज्वालाएं फूट पड़ी और लगातार 3 पंजों ने जुबान आयरन जायंट की ढाल पर एक ही जगह खरोंच मारी, जिससे टी को जबरदस्ती रोक दिया गया। मौत को दावत दे रहे हो? टी हैरान और गुस्से में था, उसकी दहाड़ में अधीरता का भाव झलक रहा था। यहाँ चल रही उलझी हुई लड़ाई के बीच लू शियाओ पहले ही टी की ओर बढ़ चुका था। उसके शरीर के चारों ओर विनाशकारी बिजली करके और उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ मंच की सतह पर एक हल्का जला हुआ निशान छूट गया। हवा के झोंके से बुरी तरह घायल हुए टेडा ने किसी तरह कुल्हाड़ी का सहारा लेकर खुद को संभाला और खड़े हो गए। लू शियाओ को अपनी ओर आते देख उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए दांत भींचे और उनकी 5वीं आध्यात्मिक अंगूठी तुरंत चमक उठी। भयंकर हड़ताल। टेडा की आंखें खून से लाल थी, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई और फूली हुई थी और विशाल कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर ऊंची उठी हुई थी। खूनी चमकी हुई वह तेजी से आगे बढ़ते हुए लू शियाओ की ओर वार कर रही थी। लू शियाओ की आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी, उसके चारों ओर कड़कती हुई विनाशकारी बिजली और भी ज्यादा हिंसक होती जा रही थी। उसकी मुट्ठियों पर पल भर में गहरे बैंगनी काले रंग की बिजली जमा हो गई, बिजली आपस में लिपट गई और उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसके शरीर के भीतर से बैंगनी काले रंग का प्रकाश चमक उठा। हिंसात्मक विनाशकारी आभा अचानक बढ़ गई। लू शियाओ ने न तो चकमा दिया और न ही पीछे हटा, बल्कि विशाल कुल्हाड़ी की छाया का सामना करने के लिए उसने एक बार फिर अपना दाहिना मुक्का आगे बढ़ाया। जैसे ही मुक्के और कुल्हाड़ी टकराए, पूरे परिसर में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। सोल फाइटिंग स्टेज की कठोर सतह पर पल भर में घनी दरारें पड़ गई और बिजली की रोशनी के साथ साथ हर जगह कंकर उड़ने लगे। खून से लथपथ कुल्हाड़ी की गति नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से आगे बढ़ी और प्रचंड गर्जना में परत दर परत नष्ट होती चली गई। बिजली से भरपूर लू शियाओ के मुक्के ने टेडा की छाती पर जोरदार प्रहार किया। पफ! उसके मुंह से खोलता हुआ ताजा खून बह निकला और टेडा का पूरा शरीर एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गया। उसके हाथ में मौजूद जुबान आयरन जायंट कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और उसका शरीर सोल फाइटिंग स्टेज के बाहर जोर से टकराया, जिससे वह बिल्कुल भी उठने में असमर्थ हो गया। बड़े भाई! क्रोध से टी की आंखें फटी रह गईं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके पैरों के नीचे फूट पड़ी, जिससे उसने वास्तव में अपनी रक्षात्मक मुद्रा को त्याग दिया और विशाल ढाल के साथ पूरी गति से आगे बढ़ गया। 1000 जिन की लोहे की ढाल का सामना करते हुए लू शियाओ पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा और उसके पैरों के नीचे दूसरा बैंगनी आत्मा का छल्ला अचानक तेजी से चमक उठा। एक गहरे सुनहरे रंग का प्रभामंडल उसकी दाहिनी भुजा पर लिपटा और केंद्रित हो गया, जो पलक झपकते ही एक नुकीले गहरे सुनहरे रंग के विशाल पंजे में बदल गया। स्काई क्लॉ को चीर देना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गहरे सुनहरे रंग का विशाल पंजा हवा में क्षैतिज रूप से लहराया। फाड़ना। जुबान आयरन हैवी शील्ड पर पल भर में 5 भयानक पंजे के निशान उभर आए, मानो वह अगले ही पल चकनाचूर हो जाएगी। आह! टी ने दर्द से भरी एक दबी हुई कराह निकाली और उसके मुंह से ताजा खून तेजी से बाहर निकल आया। ये देखकर किनमिंग ने टी को लात मारी और उसे सीधे मंच से बाहर भेज दिया। पल भर में पूरा दर्शक वर्ग सन्नाटे में डूब गया। ये विचित्र सन्नाटा केवल 2 सेकंड तक ही रहा, उसके बाद अचानक सुनामी जैसी जयकार पूरे आत्मा को झकझोर देने वाले अखाड़े में गूंज उठी। सभी दर्शक एक साथ अमर अत्याचारी शरीर के 4 शब्द चिल्ला रहे थे। बेशक इसी बीच कुछ दर्शकों के विलाप की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। सदमे से उबरते हुए रेफरी ने जोश से घोषणा की, आयरन वॉल्फ इन्फ्लुएंस के सभी सदस्य मंच से बाहर हो गए हैं। इस दोहरे आत्मा द्वंद्व में टायरेंट वुल्फ डुओ ने पूर्ण विजय प्राप्त की है। अध्याय 88 स्वर्ग 2 मिथुन। अगले कुछ दिनों में हेवन दो रॉयल टीम के लगभग सभी सदस्य ग्रेट स्पिरिट एरिना में ही खाते पीते और रहते थे। आत्माओं की लड़ाई समाप्त होने के बाद डूबुसी ने उनकी कमियों को बताया और फिर उन्होंने अपनी अपनी कमजोरियों की भरपाई करने के लिए टीम के भीतर आंतरिक हाथापाई प्रशिक्षण में भाग लिया। महज 10 दिनों में गोल्डन ड्रैगन सम्राट और अमर अत्याचारी शरीफ की उपाधियां हेवनडो सिटी में गूंज उठी। लू शियाओ ने भी सफलतापूर्वक अपने आयरन सोल बैच को सिल्वर सोल बैच में अपग्रेड कर लिया। जैसे ही लू शियाओ की 2 पहचानें मशहूर हुई, दर्शकों को जल्दी ही पता चल गया कि अमर अत्याचारी शरीर और स्वर्ण ड्रैगन सम्राट दोनों वास्तव में युवा आत्मा पूर्वज थे। उनके प्रशंसकों ने तुरंत उनके लिए हेवनडो जेमिनी का संयोजन बनाया और यह उपनाम तेजी से फैल गया। सभी लोग इन दोनों के बीच होने वाली आत्मा की लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात में स्वर्गद्वार ग्रेट स्पिरिट एरिना शोर और उत्साह से गुलजार था। जब लू शियाओ और शियाओ वू ने सोल फाइटिंग स्टेज पर कदम रखा, दर्शक तुरंत उत्साहपूर्वक जयकारे लगाने लगे। स्वर्ण ड्रैगन सम्राट, स्वर्ग 2 मिथुन, विजय... ... मंच पर ज़ियाओ ने आसपास के दर्शकों को गुस्से से घूरते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, साफ तौर पर मैं ही टीम का साथी हूं। लेकिन उनकी बेताब चीख उत्साही प्रशंसकों के समर्थन में दब गई। लू शियाओ ने असहाय भाव से शियाओ वू के सिर को सहलाया। इसी क्षण उनके प्रतिद्वंदी भी आत्मा संघर्ष के मंच पर आ गए। वे 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनकी पूरी दाढ़ी थी, उनकी शक्ल सूरत 7-8 भागों में एक जैसी थी, जाहिर तौर पर वे भाई थे। रेफरी तेजी से मंच के बीचों बीच पहुंचा और जोर से घोषणा की, अगला मुकाबला 2 आत्माओं का युद्ध, ड्रैगन रेबिट की जोड़ी बनाम शाह ब्रदर्स की जोड़ी। दोनों पक्ष अपनी आत्माओं की घोषणा करें। शाहाई स्पिरिट क्विकसेंट आक्रमण प्रणाली युद्ध स्पिरिट पूर्वज। शाहे स्पिरिट क्विकसेंट नियंत्रण प्रणाली युद्ध स्पिरिट पूर्वज।
उनकी आवाजें शांत होते ही उनके पैरों के नीचे एक साथ 4 आत्मा वलयों का उदय हुआ। 2 पीले और 2 बैंगनी रंग के इस विन्यास को आत्मा पूर्वजों के बीच काफी मानक माना जाता था। उनकी हथेलियों से पीली रेत निकली और उनके शरीर के चारों ओर रेत की एक पतली परत बन गई। शाह ने अपनी उंगलियों को झटका दिया और उसके सामने दलदल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े तैरने लगे। शाहाई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी हथेली में मौजूद पीली रेत एक रेत के हथौड़े में तब्दील हो गई। उसकी आभा स्थिर रही। लू शियाओ की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक ही आत्मा होने के बावजूद उन दोनों ने वास्तव में अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। स्वर्ण ड्रैगन सम्राट, आत्मा गोल्डन ड्रैगन, आक्रमण प्रणाली युद्ध आत्मा पूर्वज। लू शियाओ के चारों ओर एक शानदार सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी काली आंखें सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी और उसकी पुतलियां ऊर्ध्वाधर चमकदार सुनहरे ड्रैगन की पुतलियों में बदल गईं। ठीक पीछे पीछे चलते हुए लू शियाओ की भुजाओं की हड्डियों से चटकने की कुरकुरी आवाजें आईं और उसकी भुजाओं की सतह पर घने सुनहरे ड्रैगन के शल्क दिखाई दिए, जो तेज चमकदार सुनहरे ड्रैगन के पिंजों में बदल गए। हल्की से दबाने पर हवा सिकुड़कर छोटी छोटी दबी हुई आवाजों में बदल गई। दर्शक तुरंत ही जोश से भर गए और गोल्डन ड्रैगन सम्राट किनारे और भी उग्र हो गए। नर्म हड्डियों वाला दानव खरगोश, आत्मा सॉफ्ट बोन्स रैबिट, एजिलिटी अटैक सिस्टम स्पिरिट ग्रैंड मास्टर। शाओ की तीखी आवाज धीमी हुई और उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का गुलाबी आभामंडल दिखाई दिया। उसके बालों से गुलाबी और सफेद रंग के लंबे कान उभर आए। उसके हाथ कोमल सफेद रोए से ढके हुए थे और उसकी आत्मा के आशीर्वाद से उसकी टांगें और भी पतली हो गईं। 2 पीले रंग के आत्मा के छल्ले शियाओ को घेरे हुए थे। दोनों पक्षों द्वारा अपनी आत्माओं को मुक्त कर दिए जाने पर रेफरी ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और गहरी आवाज में कहा, आत्माओं की लड़ाई शुरू होती है। उसकी आवाज पूरी होने से पहले ही शाह ने पहला कदम उठाया। उसकी तीसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी और उसकी उंगलियों पर मंडरा रही दलदल की हल्की हल्की फुहारें अचानक उमड़ पड़ी और रेत के कोहरे से भरे आकाश में बदल गई, जो लू शियाओ और शियाओ की ओर बढ़ गई। रेत की धुंध हवा में छा गई, जिससे सोल फाइटिंग स्टेज का अधिकांश हिस्सा तुरंत ही ढक गया और दोनों की दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो गई। शाओ, सावधान रहो, ये रेत साधारण नहीं है। रेत की धुंध में समाहित सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को भांपते हुए लूजियो ने जल्दी से जियोवू को याद दिलाया। शाओ का शरीर हल्का था। पैरों की एक हल्की सी थपथपाहट से वह कई मीटर पीछे उछल पड़ी। उसका गुलाबी शरीर रेत के कोहरे के किनारे फुर्ती से इधर उधर भागता रहा, जिससे चपलता हमला प्रणाली के लाभों का पूरा प्रदर्शन हुआ। शाहाई रेत का हथौड़ा पकड़े हुए आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसके हाथ में मौजूद विशाल हथौड़े से आसपास की रेत आकर्षित होती जा रही थी। रेत के हथौड़े ने धरती को हिला दिया। शाहाई की दूसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी और विशाल हथौड़ा सीटी बजाती हवा के साथ जमीन पर जा गिरा। हथौड़े के निचले हिस्से से पीली रेत निकली, जो रेत के कई स्तंभों में बदल गई और लू शियाओ और शियाओ की दिशा में तेजी से बढ़ने लगी। लू शियाओ ने अपने पीछे शियाओ की रक्षा की और अपना दाहिना पैर जमीन पर जोर से पटका। स्वर्ण ड्रैगन ने धरती को हिला दिया। एक धीमी दहाड़ के साथ भयानक झटके की वजह से आसपास की रेत और मिट्टी कांप उठी। 8 सुनहरे ड्रैगन दबी हुई गर्जनाओं के साथ जमीन से बाहर निकले। उनके सुनहरे शव चमकते हुए सीधे सामने से आ रहे रेत की स्तंभों से टकरा गए। एक जोरदार दहाड़ के साथ स्वर्णिम ड्रैगन रेत की स्तंभों से टकरा गया। रेत की स्तंभ पल भर में चूर चूर हो गए और आसमान में पीली रेत बिखर गई, जो चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे ही लू शियाओ ने रेत के स्तंभों के प्रभाव को रोका, उसने रेत के कोहरे के भीतर से एक और भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव महसूस किया। शाह के शरीर पर चौथी आध्यात्मिक अंगूठी की रोशनी फैलते देख बैंगनी आध्यात्मिक अंगूठी की रोशनी जोर से फूट पड़ी। उसने तेजी से दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई और धीमी आवाज में चिल्लाया, दलदल की छाया में छिप जाओ। आकाश को ढकने वाली रेत की धुंध अचानक शाहाई की दिशा में केंद्रित हो गई और शाहाई के पूरे शरीर को घेर लिया। शाहाई के हाथ में मौजूद रेत का हथौड़ा पल भर में गायब हो गया और उसके साथ ही उसकी पूरी आभा भी मिट गई और बिना किसी निशान के लुप्त हो गई। लू शियाओ ने गोल्डन परसेप्शन का इस्तेमाल किया और जल्दी से शियाओ को याद दिलाया, शियाओ, अपने पैरों के नीचे सावधान रहो, वह रेत में छिपा हुआ है। ये सुनकर ज़ियाओ ने तुरंत अपना सिर नीचे करके अपने पैरों की ओर देखा। उसने देखा कि पहले शांत पड़ी रेत अचानक हिलने लगी, मानो उसके नीचे कुछ तेजी से चल रहा हो। अचानक जमीन से दलदल फूट पड़ा और पल भर में शाहाई के सामने उसकी आकृति में बदल गया। शाहाई के हाथ में मौजूद रेत का हथौड़ा फिर से संघनित हो गया, जिसमें अपार शक्ति थी, और उसने ज़ियाओ के सिर पर जोरदार प्रहार किया। दूसरी आत्मा क्षमता, आकर्षण। शाओ ने एक कोमल सी चीख निकाली। उसकी आंखों के चारों ओर एक मोहक गुलाबी आभा फैल गई। शाहाई पूरी ताकत से अपना हथौड़ा चला रहा था। उसका सारा ध्यान शियाओ पर केंद्रित था। अचानक उसका दिमाग सुन्न हो गया और हथौड़ा चलाने की उसकी क्रिया रुक गई। हालांकि इससे उसे केवल कुछ पल की ही राहत मिली, लेकिन ये काफी था। शाओ ने इस क्षणिक अवसर का लाभ उठाया। उसकी पहली आत्मा की अंगूठी तुरंत चमक उठी। प्रथम आत्मा क्षमता, कमरबंद। उसका शरीर अचानक मुड़ा। उसकी पतली टांगों ने अपनी पूरी ताकत समेट ली और उसने शाहाई के पेट में जोरदार लात मारी। एक धीमी सी आवाज के साथ शाहाई का शरीर कुछ कदम पीछे हट गया। इस लात के झटके का फायदा उठाते हुए शाओ ने शाहाई से दूरी बना ली और सीधे शाहे की ओर दौड़ पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर दलदल को नियंत्रित कर रहा था। शाहे की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी पीली आत्मा की अंगूठी चमक उठी और आसपास की बजरी कई रस्सियों में बदल गई, जिससे शियाओ को बांध दिया गया। शाओ के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए और जैसे ही उसने रेत की रस्सियों के भारी घेरे को तोड़ते हुए अपनी आकृति को हवा में गुलाबी रंग की परछाई छोड़ते हुए आगे बढ़ी। शाहाई के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ और उसके पैरों के नीचे की पीली रेत लुढ़कने लगी। वह एक बार फिर दलदल में समा गया और शाओ के पीछे से चक्कर लगाकर उस पर छुपकर हमला करने की योजना बनाने लगा। शाओ, अपने पीछे सावधान रहो।
लू शियाओ की आवाज सुनाई दी। शाहाई के प्रकट होते ही उसका पूरा शरीर सुनहरी बिजली की तरह चमक उठा और उसने शियाओवू को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। शाहाई का सामना करते हुए उसने अपना दाहिना पंजा उग्रता से बाहर निकाला। हवा को चीरने की तीखी आवाज, ये 5 सुनहरे पंजे जैसी चमक सीधे शाहाई के हाथ में मौजूद रेत के हथौड़े से टकराई। एक जोरदार धमाके के साथ रेत का हथौड़ा पल भर में चूर चूर हो गया और पीले रंग की रेत से भरा आकाश दिखाई देने लगा। पंजे की चमक के प्रभाव बल से शाहाई का शरीर बार बार पीछे की ओर हिल गया। उसके मुंह से ताजा खून की एक बूंद निकल आई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत अव्यवस्थित हो गई। शाही ने दोनों हाथों से जोरदार धक्का दिया। उसकी दूसरी आत्मा की अंगूठी से पीली रोशनी जोर से फूट पड़ी। दलदल का पिंजरा। सोल फाइटिंग स्टेज पर पीली रेत बेतहाशा उछलने लगी और तेजी से संघनित होकर लू शियाओ और शियाओवू के चारों ओर एक विशाल रेत का पिंजरा बन गई। लू शियाओ और शियाओवू ने एक दूसरे की ओर देखा और गोल्डन ड्रैगन शैक्स का अर्थ का प्रयोग एक बार फिर किया गया। 8 ड्रैगन के आकार की हुई धाराएं पलक झपकते ही पूरे रेत के पिंजरे को बहा ले गई और बिखेर दिया। शाही का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही दलदल का पिंजरा टूटा, उसकी मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का तीव्र आघात लगा। उसके गले में एक अजीब सी मिठास उमड़ आई और वह लगभग ताजा खून थूकने ही वाला था। अध्याय 89 ड्रैगन सम्राट ने आकाश को चीर डाला। शाही ने धीमी सी चीख निकाली। उसके पैरों के नीचे पीली रेत उछल रही थी क्योंकि वह घायल शाहाई को ढकने की कोशिश कर रहा था। लू शियाओ उसे यह मौका कैसे दे सकता था। गोल्डन ड्रैगन रोर। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली। उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि सुनहरी ऊर्जा और रक्त शक्ति उसके सामने एक भंवर की तरह एकत्रित और संकुचित हो रही थी। हाँ। अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी जिससे आकाश कांप उठा। एक भयानक ड्रैगन शक्ति के साथ सुनहरी ध्वनि तरंग एक भौतिक पदार्थ की तरह शाभाइयों की ओर बढ़ी। जहां कहीं भी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती थी, आकाश में फैली पीली रेत पूरी तरह से हिल जाती थी, जिससे शाहाई और शाही की आकृतियां प्रकट हो जाती थी। उन दोनों को केवल अपने दिमाग में एक गर्जना महसूस हुई और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का संचालन तुरंत आधा पल के लिए धीमा हो गया। ये ठीक यही आधा बीट का अंतराल था। लू शियाओ ने धीमी सी चीख निकाली और जैसे ही वह बाहर भागा, उसकी आकृति सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई। शाओवू का गुलाबी रंग का शरीर लगभग एक साथ ही हिलने लगा। उसके पैर की उंगलियां जमीन पर थपथपा रही थी और वह शाही की ओर ऐसे दौड़ी जैसे धनुष की डोरी से तीर छूट रहा हो। लू शियाओ का लक्ष्य स्पष्ट था और गोल्डन ड्रैगन की उड़ान के आशीर्वाद से वह सीधे शाहाई की ओर बढ़ा। सुनहरे अजगर के पिंजरों से एक तीखी आवाज निकली जो हवा को चीरती हुई एक जोरदार प्रहार के साथ गूंज उठी। शाहाई ने जबरदस्ती अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। उसकी हथेलियों में मौजूद पीली रेत तेजी से संघनित होने लगी क्योंकि उसने प्रतिरोध करने के लिए फिर से एक रेत का हथौड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। दरार। सुनहरे ड्रैगन के पंजे जोर से नीचे गिरे और संघनित पीली रेत पल भर में बिखर गई। अजगर के पंजों की शेष शक्ति लगातार शाहाई की छाती पर प्रहार करती रही। शाहाई ने दबी हुई कराह निकाली। उसका पूरा शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और आत्मा युद्ध मंच के किनारे पर बुरी तरह से जा गिरा, जिसके बाद वह फिर कभी उठ नहीं पाया। दूसरी ओर ज़ियाओवू पहले ही शाही के आगे दौड़ चुका था। शाही अभी ड्रैगन की शक्ति के सदमे से उबर ही रहा था कि उसने देखा कि एक गुलाबी आकृति पहले से ही उसके करीब आ चुकी है। दिल में सदमे से भरा हुआ, उसने जल्दी से अपने शरीर के चारों ओर की दलदल को नियंत्रित करके एक रेत की दीवार में बदल दिया। हालांकि ज़ियाओवू का शरीर हवा में अविश्वसनीय कोण पर मुड़ गया, जिससे वह रेत की दीवार के किनारे को जबरदस्ती पार कर गई और उसकी पतली जांघों से हवा की टूटने की आवाज सीधे शाही के पेट की ओर गई। कमर पर धनुष। गुलाबी आकृति हवा में ही झुककर उछल पड़ी और खुल गई। उसकी शक्ति पल भर में फूट पड़ी। शाही को अपने पेट से एक जबरदस्त बल महसूस हुआ और तुरंत ही उसका पूरा शरीर घूम गया और उड़कर जमीन पर जोर से जा गिरा, जिसके बाद वह काफी देर तक उठ नहीं पाया। मैच का नतीजा आ गया। ड्रैगन खरगोश की जोड़ी जीत गई। रेफरी हवा में उछला और जोर से परिणाम की घोषणा की। सोल फाइटिंग का अखाड़ा तुरंत ही गरजते पहाड़ और सुनामी की तरह जयकारों से गूंज उठा। स्वर्ण ड्रैगन सम्राट। स्वर्ग में जुड़वा बच्चे। अधिक मजबूत। दर्शक दीर्घा में अनगिनत दर्शक उत्साहपूर्वक खड़े हो गए और अपने हाथों में समर्थन की पोस्टर लहराने लगे। लू शियाओ की चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मिट गई। वह शाओवू के पास गया। उस युवती को गर्व भरी मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतना खराब भी नहीं। बिल्कुल। शाओवू ने जोर से सांस ली। उसकी पूंछ लगभग आसमान की ओर उठी हुई थी। इस युवती की पहल करने पर तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। वह अपने शब्दों से तो सख्त रवैया अपना रही थी, लेकिन उसके कदम अनजाने में लू शियाओ की ओर झुक रहे थे। जाहिर है उसने लड़ाई में काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। दोनों सोल फाइटिंग स्टेज से नीचे उतरे और लाउंज में सभी लोग काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। लू शियाओ को वापस आते देख यू तियानहिंग ने रहस्यमय तरीके से लू शियाओ को बाहर खींच लिया। कैप्टन, वह यू तियानहिंग ने बोलना शुरू किया लेकिन रुक गया। उसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। उसकी शक्ल देखकर लू शियाओ ने धीमी आवाज में कहा, बताओ तुम्हारी वो चाची फिर से किस तरह की मुसीबत खड़ी कर रही है। यू तियानहिंग ने बेबसी से आह भरी और लू शियाओ को एक पत्र सौंप दिया। लू शियाओ ने लिफाफा खोला और उसके अंदर से पत्र का कागज निकाला। ऊपर दिए गए सामान्य विवरण के अनुसार लियू एलोग ने लू शियाओ को लानबा सोल फाइटिंग एरेना में लड़ने के लिए आमंत्रित किया था और वह पिछली हार के लिए अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहती थी। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो चलते हैं।
शियाओ वू और अन्य लोगों को स्थिति समझाने के बाद वह ल्यू तियानहेंग के साथ लानबासोल फाइटिंग एरिना की ओर चल पड़ा। पिछली बार की तरह ही जब दोनों लानबासोल फाइटिंग एरिना पहुंचे तो एरिना पूरी तरह से खाली था। लू शियाओ सहजता से पिछले सोल फाइटिंग स्टेज पर आया और लियू येलोंग पहले से ही स्टेज पर उसका इंतजार कर रहा था। जब लू शियाओ की नजर उस पर पड़ी तो वह अनजाने में ही रुक गया। पिछली बार जब उसने तंग सैन्य पोशाक पहनी थी और एक तेज तर्रार रूप दिखाया था, उससे बिल्कुल अलग आज लियू येलोंग ने एक बेहद आकर्षक पोशाक पहनी थी। एक धधकती लाल रंग की किपाव उसके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, जो उसके परिपक्व और सुडौल वक्रों को पूरी तरह से उभार रही थी। किपाव का गला बिल्कुल सही तरीके से खुला हुआ था, जिससे एक पतली और गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी। स्कर्ट का किनारा छोटा था, घुटनों से थोड़ा ऊपर तक ही था, जिससे चलते समय उसकी सुडौल पिंडलियां खूबसूरती से उभर रही थी, जबकि उसकी जांघें बेहद मोहक काले लेस वाले मोजों में लिपटी हुई थी। उसके शरीर में एक परिपक्व महिला का अनूठा आकर्षण था, जैसे खिलता हुआ लाल गुलाब, चमकीला और गतिशील, फिर भी अटूट दृढ़ता लिए हुए। लू शियाओ की निगाहों को भांपते हुए लियू येलोंग ने अपनी भुहें ऊपर उठाई और उसके दिल की गहराई में एक अनकही सी गुप्त खुशी धीरे धीरे उमड़ने लगी। लू शियाओ, पिछली बार तुमसे मिली हार मैं भूला नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से स्वेच्छा से और मजबूरी में हारने पर मजबूर करूंगा। ये कहते हुए उसने बगल में खड़े यू तियानहेंग की ओर एक नजर डाली। यू तियानहेंग तुरंत समझ गया। उसने लू शियाओ के कंधे पर थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, कैप्टन, अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद उसने पीछे मुड़े बिना ही सोल फाइटिंग स्टेज छोड़ दिया। लियू येलोंग ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल में उमड़ रहे उलझे विचारों को दबाया। लू शियाओ की ओर इशारा करते हुए हाथ उठाया और गहरी आवाज में कहा, देर मत करो, मंच पर जाओ। लू शियाओ ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन पर टैप किया। लियू येलोंग के सामने उतरा और धीरे से बोला, डीन लियू, इतना गुस्सा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लियू येलोंग के शरीर पर लाल रंग की ड्रैगन ज्वालाएं उठी और 7 आत्मा के छल्ले, 2 पीले, 2 बैंगनी और 3 काले सीधे ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप में फैल गए। बकवास बंद करो। 7वीं आत्मा क्षमता, लाल ड्रैगन अवतार। लियू येलोंग पर आग की रोशनी तेजी से चमकी। उसकी 7वीं आत्मा की अंगूठी तुरंत तेज रोशनी से जगमगा उठी। उसके कपड़े तुरंत गायब हो गए। उसकी त्वचा पहले से ही छिलकों से ढकी हुई थी और हवा में एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। प्रचंड ड्रैगन ज्वाला पलक झपकते ही पूरे सोल फाइटिंग स्टेज पर फैल गए और लाल रंग की आग की रोशनी आकाश में फैल गई। लियू येलोंग का शरीर तेजी से फैलकर लंबा हो गया और पल भर में एक अग्नि ड्रैगन में बदल गया। उसके पीछे अचानक कई झांक के फैलाव वाले ड्रैगन के पंख खुल गए और फरफराते ही झुलसा देने वाली गर्मी की लहरें उठने लगी। उस विशालकाय लाल अजगर का सिर ऊंचा था, उसकी लाल आंखों में ज्वालाएं चल रही थी और उसके गहरे लाल रंग के शिल्क इतने चमकदार थे मानो उन्हें मानिकी से तराशा गया हो। उच्च तापमान के कारण सोल फाइटिंग स्टेज की जमीन में दरारें पड़ने लगी और हवा भी विकृत हो गई। गर्जन। लाल ड्रैगन के रूप में अवतरित लियू येलोंग एक विशाल अग्निगोले में परिवर्तित हो गया और लू शियाओ की ओर दौड़ पड़ा। वह लू शियाओ को प्रचंड शक्ति से कुचलना चाहती थी और उसे अपनी ड्रैगन शक्ति के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करवाना चाहती थी। यह मादा टायरानोसोरस। लू शियाओ मन ही मन बुदबुदाया और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया। उसका दाहिना हाथ उसकी भौहों के बीचों बीच छू गया और एक चमकीली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, मानो झुलसा देने वाला सूरज ढल रहा हो। जैसे ही सुनहरी रोशनी फैली, पूरी तरह से चमकदार सोने का बना और गहरे रंग के ड्रैगन स्केल पैटर्न से खुदा हुआ एक भला अचानक हवा में प्रकट हुआ और उसके हाथ में मजबूती से टिका हुआ था। जैसे ही सुनहरे ड्रैगन भाले ने उसके हाथ में हलचल मचाई, भयानक ची और रक्त शक्ति भाले के शाफ्ट के साथ उमड़ पड़ी और दहाड़ उठी। लू शियाओ के चारों ओर सुनहरी रोशनी अचानक बढ़ गई और उसकी भुजाएं पल भर में शानदार सुनहरे ड्रैगन के पिंजों में बदल गईं। ड्रैगन सम्राट ने आकाश को चीर डाला। लू शियाओ ने उग्रता से चिल्लाते हुए अपने शरीर के भीतर की सारी आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा और रक्त शक्ति को बिना किसी संकोच के सुनहरे ड्रैगन भाले में उड़ेल दिया। उसके पीछे से 10 झांग लंबी एक सुनहरे विशालकाय ड्रैगन की आकृति प्रकट हुई। जैसे ही उसने अजगर का सिर ऊंचा उठाया, उसके चेहरे पर एक धरती को हिला देने वाली क्रूर आभा छा गई। उस विशालकाय अजगर की आंखें खून जैसे लाल प्रकाश से जगमगा उठी, जो निर्मल क्रूरता और उन्माद से भरी हुई थी। इस संसार को तुच्छ समझने वाली ड्रैगन की शक्ति को महसूस करते हुए लियू येलोंग का मन बुरी तरह कांप उठा और उसके शरीर पर जल रही ड्रैगन की ज्वालाएं अचानक मन पड़ गईं। लू शियाओ ने भाला पकड़ रखा था। भाले के डंडे के ऊपर स्वर्ण ड्रैगन का प्रेत मंडरा रहा था और उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी रोशनी पूरी तरह से भाले की नोक पर एकत्रित और संकुचित हो गई थी। अगले ही पल लू शियाओ ने भाले को कसकर पकड़ा और उसे पूरी ताकत से आगे की ओर फेंका। सुनहरे भाले की चमक एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए आकाश को चीरने की गति लिए हुए सीधे लाल अजगर के सिर की ओर बढ़ी। ड्रैगन की दहाड़ इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे और सोल फाइटिंग स्टेज के केंद्र में सुनहरे और लाल रोशनी हिंसक रूप से टकराई। धमाका। एक भयानक झटके की लहर चारों दिशाओं में फैल गई और आत्मा युद्ध मंच की पत्थर की पटियाएं परत दर परत टूट गईं, जिससे धूल और धुंध से भरा आकाश उड़ गया। लाल अजगर ने दर्द भरी चीख निकाली और उसका विशाल शरीर सुनहरे भाले की चमक के नीचे धीरे धीरे पीछे हट गया। अध्याय 90। यू तियानहेंग, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने मेरी चाची को तब तक पीटा जब तक वह रोने नहीं लगी? लियू येलोंग ने अपने ड्रैगन शरीर में एक अदम्य शक्ति को फैलते हुए महसूस किया। उसके रक्त में व्याप्त भय ने उसके लिए अपने आध्यात्मिक वास्तविक शरीर को बनाए रखना भी मुश्किल बना दिया था। उसने अपने दांत भींचे और अपनी पूरी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह उस शक्तिशाली और अद्वितीय भाले के वार को रोक नहीं सकी। दरार। एक तीखी और चकनाचूर सी आवाज गूंजी और लाल रंग की ड्रैगन की छाया धीरे धीरे इंच इंच करके बिखर गई। आग की रोशनी तेजी से एक जगह केंद्रित हो गई और विशालकाय अग्नि राक्षस का शरीर तेजी से सिकुड़ गया।
लियू येलोंग हवा से नीचे गिरी और उसने अपना मानवीय रूप वापस पा लिया। उसका आध्यात्मिक शरीर जबरन टूट गया, उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति उग्र रूप से उमड़ पड़ी और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। लियू येलोंग के शरीर पर मौजूद धधकती लाल किपाव कपड़ा काफी समय पहले ही बुरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और उसकी पहचान करना असंभव था। उसके अधिकांश कपड़े उड़ती हुई राख में बदल गए थे, केवल कुछ विशेष बनावट वाले फटे पुराने कपड़े के टुकड़े ही उसके महत्वपूर्ण अंगों को मुश्किल से ढके हुए थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा के बड़े बड़े हिस्से दिखाई दे रहे थे। हमले के बाद लू शियाओ सुनहरे ड्रैगन भाले को पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अभी अभी किए गए उस हमले ने उसकी अधिकांश शक्ति को खत्म कर दिया था। लियू येलोंग ने अपना सिर नीचे करके अपनी अस्त व्यस्त हालत को देखा, उसके गाल कान की जड़ों तक लाल हो गए और शर्म और क्रोध ने तुरंत उसके मन को घेर लिया। अपने शरीर को ढकने की भी परवाह किए बिना, अपनी चांदी जैसी दांतों को भींचते हुए, आंखों में नमी भरते हुए, उसने अपना हाथ उठाकर एक लाल अजगर का पंजा बनाया और पागलों की तरह लू शियाओ की ओर झपटी, चिल्लाते हुए बोली, हरामखोर। लू शियाओ की सांसें अभी पूरी तरह से स्थिर भी नहीं हुई थी कि उसने शर्म और क्रोध से भरी लाल रंग की एक परछाई को अपनी ओर झपट्टा मारते हुए देखा। जल्दबाजी में उसकी कलाई मुड़ गई और भाले का डंडा क्षैतिज रूप से बाहर की ओर चला गया। थप्पड़। सुनहरे ड्रैगन भाले का डंडा सीधे लियू येलोंग की गोल मटोल नितंबों पर जा लगा। चोट का बल भारी नहीं था, लेकिन उसकी गोरी त्वचा पर तुरंत एक लाल निशान उभर आया, जो बर्फ में खिले शीतकालीन बेर के फूलों जैसा लग रहा था। मन्हे टिल्ड टिल्ड। एक हल्की सी गूंज के साथ लियू येलोंग के आगे बढ़ने की गति अचानक रुक गई और उसका पूरा शरीर एक ही जगह पर जम गया। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाकर त्वचा के उस जलते हुए हिस्से को दबाया, दर्द के कारण उसका पूरा शरीर कांप उठा। शर्म, क्रोध, हताशा और पीड़ा, चार भावनाएं अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। लियू येलोंग की नाक की नोक सिकुड़ गई और उसकी आंखों के गड्ढे तुरंत लाल हो गए। उसने अपने निचले होंठ को कसकर काट लिया, रोने की उस तीव्र इच्छा को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना अधिक वो सहन करती रही, उसकी आंखों में उतना ही अधिक पानी भरता गया। एक गर्म आंसू सबसे पहले नीचे गिरा और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर जा गिरा। ठीक उसके पीछे दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, आंसू की बूंदें मोतियों की टूटी हुई माला की तरह लुढ़कती चली गई। लियू येलोंग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि लू शियाओ उसे देखे, लेकिन उसके कंधे हल्के से कांपने लगे। लू शियाओ, कमीने। उसने दांत पीसकर हठपूर्वक अपनी भावनाओं को दबा लिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस शिकायत को रोक नहीं सकी। पूर्व किलिंग हॉर्न का नुकीला किनारा फर्श पर चकनाचूर हो गया, जिससे केवल कुछ बिखरे हुए मुलायम टुकड़े ही बचे रहे। लू शियाओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। वह अभी सुनहरे ड्रैगन भाले को हाथ में लिए हुए था, लियू येलोंग के कांपते कंधों और रुक रुक कर हो रही सिसकियों को देख रहा था। उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था, क्या उसने अभी अभी लियू येलोंग को इतना मारा कि वह रोने लगी? डीन लियू, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लू जियो ने सुनहरे ड्रैगन भाले को वापस अपनी भौं के चेतना सागर में ले लिया, अपने आध्यात्मिक उपकरण से एक लबादा निकाला और उसे लियू येलोंग को सौंप दिया। उसकी निगाहें जानबूझकर उसके शरीर से हट गई और उसके लहजे में थोड़ी सी बेबसी भरी माफी झलक रही थी, पहले इसे पहन लो। लियू येलोंग ने सिर उठाकर लू शियाओ को घूरकर देखा, उसका दिल गुस्से और उथल पुथल से भरा हुआ था। उसने लबादा छीनकर अपने शरीर पर कसकर लपेट लिया। चौड़े वस्त्र ने उसके पूरे अस्त व्यस्त शरीर को ढक लिया, केवल लाल आंखों के किनारों वाला चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसने दांत पीसते हुए एक एक शब्द करके कहा, लू शियाओ, मैंने ये हिसाब लिख लिया है। तुम रुको, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे, क्या तुम बिल्कुल भी समझदारी से काम ले रहे हो? लू शियाओ के आत्मरक्षा में कुछ कहने का मौका दिए बिना ही लियू येलोंग ने खुद को काले लबादे में कसकर लपेट लिया और आत्मा युद्ध मंच के पीछे वाले मार्ग की ओर तेजी से चलने लगी। उसके कदम कुछ लड़खड़ा रहे थे और हर कदम उठाने से उसके नितंबों पर लगे घाव में खिंचाव आ रहा था। फिर भी उसने अपनी रफ्तार जरा भी कम करने की हिम्मत नहीं की। अपने पूरे जीवन में किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। सोल फाइटिंग स्टेज के प्रवेश द्वार पर यू त्यानहेंग मूल रूप से बाहर उकड़ू बैठा था और ऊप के कारण कंकड़ पत्थर इधर उधर फेंक रहा था। इससे पहले अखाड़े के अंदर सुनाई देने वाली गर्जना की आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, ये जानकर कि उसकी चाची सचमुच चली गई है। कुछ देर बाद तेज आवाज धीमी हो गई और उसकी जगह उसे हल्की सी कुरकुरी आवाज सुनाई दी और उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि कहीं से दबी हुई सी धीमी सी सिसकने की आवाज भी आ रही थी। बार बार हिचकिचाते हुए वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसकी टक्कर एक काले लिबादे में लिपटे हुए व्यक्ति से हुई जो गुस्से में बाहर भाग रहा था। आउन। यू त्यानहेंग ने अचेतन रूप से बोलना शुरू किया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वह आकृति सीधे उसके पास से दौड़कर निकल गई। उसे लाल रंग के एक तरफ के दृश्य की बस एक झलक मिली और वे आंखें जो नमी से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। अंतिम शब्द के समाप्त होने से पहले ही लियू येलोंग गलियारे में मुड़कर गायब हो गया। यू त्यानहेंग अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया, काफी देर तक होश में नहीं आया। क्या वह सचमुच उसकी चाची थी? वह मादा टायरानोसोरस किसी भयानक पीड़ा से गुजरी हुई और घबराकर भागती हुई क्यों लग रही थी? मन में ढेर सारे सवाल लिए और देरी करने की हिम्मत न करते हुए वह जल्दबाजी में सोल फाइटिंग स्टेज में घुस गया। अखाड़े का भीतरी हिस्सा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। कठोर पत्थर की पटिया का फर्श क्षैतिज और लंबवत रूप से फटा हुआ था और हर जगह ड्रैगन की ज्वाला से जलने के कारण काले निशान थे। लू शियाओ शांतिपूर्वक सोल फाइटिंग स्टेज से नीचे उतर आया। कप्तान। यू त्यानहेंग जल्दी से पास आया, चारों ओर देखा और पुष्टि की कि लियू येलोंग वास्तव में वहां नहीं था। फिर उसने जल्दी से पूछा, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? लू शियाओ के चेहरे पर अवर्णनीय लाचारी के भाव थे और उसने आह भरते हुए कहा, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर वह इतनी जल्दी में क्यों चली गई?
यू त्यानहेंग ने अपना सिर खुजाया, पहले देखी गई एक झलक के बारे में सोचते हुए, और हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी चाची रो रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। उसके बोलने से पहले ही उसने लू शियाओ को ये कहते हुए सुना, तुम्हारी चाची को तो मैंने इतना मारा होगा कि वो रोने लगी होंगी। क्या? यू त्यानहेंग की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज अचानक 8 सब तक ऊंची हो गई, और उसने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ लू शियाओ की ओर देखा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने मेरी चाची को तब तक पीटा जब तक वह रोने नहीं लगी? लू शियाओ ने अपने सदमे को नजरअंदाज किया और जल्दबाजी में सही गलत की इस जगह को छोड़कर चला गया। अपने मन में बार बार उस भाले के वार पर विचार करता रहा। उसे अपनी अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने के लिए एकांत में जाने की तत्काल आवश्यकता थी। रात गहरी होती चली गई। लियू एलोग लानबा अकादमी लौट आया और उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने अपने सिर पर से लबादा उतारने के लिए हाथ उठाया और लापरवाही से उसे बगल में लगे कोट रैक पर फेंक दिया। हरामी! लियू एलोग ने अपने निचले होंठ को काटा और धीमी आवाज में गाली दी, लेकिन उसके लहजे में थोड़ी सी असहजता थी जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। अपनी कमर को सहारा देते हुए वह घर के अंदर लगे दर्पण के सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाती गई। उसकी गोरी त्वचा पर एक हल्का लाल निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लियू एलोग ने भौहें चढ़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के दराज में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और रक्त जमाव को दूर करने वाली मरहम की बोतल ढूंढना शुरू किया। उसने चीनी मिट्टी की बोतल का ढक्कन खोला, अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी हल्के हरे रंग की मरहम डाली, और जैसे ही वह उसे अपने पीछे के लाल निशान पर लगाने वाली थी, उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। बिना किसी चेतावनी के लू शियाओ का चेहरा एक बार फिर उसके दिमाग में कौंध गया। लियू एलोग की उंगलियां काफी देर तक हवा में लटकी रहीं और नीचे नहीं गिर पाईं। खिड़की के बाहर से बांस के जंगल के हिलने की आवाज आई, इससे पहले कि वह अचानक होश में आए और उसे पता चला कि वह वास्तव में फिर से उस शरारती बच्चे के बारे में सोच रही थी, जिससे उसके गाल तुरंत कुछ डिग्री और गर्म हो गए। लियू एलोग, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। उसने आईने की ओर मुंह करके धीमी आवाज में खुद पर थूकते हुए कहा, बदले के बारे में सोचने के बजाय तुम यहाँ अपनी कल्पना को बेकाबू क्यों होने दे रही हो? हालांकि उसने कहा कि जब उसकी उंगलियों पर लगी मरहम को उस लाल निशान पर धीरे से लगाया गया, तो चुभन की अनुभूति आश्चर्यजनक रूप से काफी कम हो गई। मरहम धीरे धीरे उसकी त्वचा पर फैल गया, जिससे उसे ठंडक और ताजगी का एहसास हुआ। फिर भी लियू एलोग का चेहरा और भी गर्म होता चला गया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को इसके बारे में न सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन लू शियाओ की छवि उसके दिमाग में और भी स्पष्ट होती चली गई। अध्याय 91। लियू एलोग, तुम कमीने, क्या तुम भूल गए कि तुमने उस रात मेरे साथ क्या किया था? पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। सोल फाइटिंग एरेना छोड़ने के बाद लू शियाओ ने पूरी तरह से साधना कक्ष में प्रवेश किया और खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। अपनी आंखें कसकर बंद करके वह एक केटेल हिस्सों पर पालथी मारकर बैठा था और अपने मन में लियू एलोग के साथ हुई लड़ाई के हर विवरण का बार बार विश्लेषण और चिंतन कर रहा था, धीरे धीरे उसे आत्मसात कर रहा था। एक उच्च कोटि की दिव्य कलाकृति होने के नाते स्वर्ण ड्रैगन भाले में ड्रैगन वंश के गहन सत्य समाहित थे जो उसकी वर्तमान साधना स्तर से कहीं अधिक थे। दूसरी ओर लियू एलोग के दिन भी अच्छे नहीं गुजर रहे थे। उस रात अपने कमरे में लौटने के बाद से वह एक कदम भी बाहर नहीं निकली थी। आमतौर पर दृढ़ निश्चय और उग्र स्वभाव वाली भयंकर ड्रैगन माता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जिससे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन स्कूल के शिक्षक मन ही मन हैरान थे, लेकिन ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आज ही लू शियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ दिनों के निरंतर प्रयास के बाद उसे अंततः सुनहरे ड्रैगन भाले की तकनीक का कुछ अंश समझ में आ गया। उसने आलस से अंगड़ाई ली, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। लिविंग रूम के अंदर जियोवो, निंगरोंगरो, डोगुयान, ये लिंगलिंग और झू झूकिंग एक साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। लू शियाओ को बाहर आते देख डोगुयान जल्दी से उसके पास आई और धीरे से बोली, लू शियाओ, तुम्हारी एकांत साधना आखिरकार समाप्त हो गई। लू शियाओ मुस्कुराया, डोगुयान की कमर में हाथ डाला और पूछा, आप लोग अभी किस बारे में बातें कर रहे थे? जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, निंगरोंगराम सोने की परत चढ़े निमंत्रण पत्र को हाथ में लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। लू शियाओ, ये हेवन ऑक्शन हाउस का निमंत्रण पत्र है और यह कल को रहा है। चलो साथ में देखते हैं। मैंने सुना है कि पिछली नीलामी में एक स्पिरिट बोन भी नीलाम हुई थी। ठीक है, लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगा। डोगुयान की आंखों में पछतावा झलक रहा था। दादाजी और मैं कस्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट में अपनी चौथी स्पिरिट रिंग की खोज करने जा रहे हैं। हमने सुना है कि वहाँ एक स्पिरिट बीस्ट है जो मेरे लिए बहुत अनुकूल है, और दादाजी को चिंता है कि अगर हम देर से गए तो शायद हमें वो स्पिरिट बीस्ट न मिले। ये लिंगलिंग और झू झूकिंग ने भी अपना सिर हिलाया। उन्हें शुरू से ही शोरगुल वाली भीड़ पसंद नहीं थी। अगली शाम वे तीनों लू शियाओ, शियाओगो और निंगरोंगराम एक गोलाकार इमारत के सामने आए। जैसे ही तीनों प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक लंबी युवती ने उनका स्वागत किया। हालांकि उस लड़की को अद्वितीय सुंदरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था, फिर भी उसकी आकर्षक उपस्थिति बेहद मनमोहक थी। शियाओगो और निंगरोंगराम ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक साथ लू शियाओ की बाहों को कसकर गले लगा लिया। लड़की ने उन तीनों को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, आपका स्वागत है तीनों विशिष्ट अतिथि। युवराज ने आपके लिए एक निजी बॉक्स तैयार कर रखा है, कृपया मेरे साथ आइए। उस लड़की के नेतृत्व में तीनों हेवन डो ऑक्शन हाउस में दाखिल हुए, जिसका नीलामी केंद्र नीलामी घर की दूसरी मंजिल पर स्थित था। नीलामी घर में प्रवेश करने से पहले मार्गदर्शक लड़की ने तीनों को एक एक मुखौटा दिया और उन्हें नीलामी केंद्र के प्रवेश द्वार तक ले जाने के बाद वह मुड़कर चली गई। वहां अन्य परिचारक उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। पहले की मार्गदर्शक लड़की की तुलना में यहाँ की परिचारिकाएं कहीं अधिक खुले और साहसी ढंग से कपड़े पहने हुए थी।
कपड़े तो अभी भी सफेद ही थे और स्कर्ट भी वही थी, लेकिन इससे लोगों को जो एहसास हुआ वह बिल्कुल अलग था। नीलामी केंद्र में मौजूद सभी कर्मचारी महिलाएं थीं, जिनकी शारीरिक बनावट और भी अधिक आकर्षक थी। उनके शरीर पर पहनी हुई सफेद स्कर्ट में सामने की तरफ गहरे गले का डिजाइन था और वह बिना आस्तीन की थी। छोटी हेमलाइन कमर से मुश्किल से 7 इंच नीचे थी, जिससे पतली और गोरी जांघें दिखाई दे रही थी, जो सफेद ऊंची एड़ी के जूते के साथ बेहद मोहक लग रही थी। उनकी छाती पर गहरी दरारें और छोटी स्कर्ट के नीचे उभरे हुए नितंब लोगों की कल्पनाओं को बेकाबू होने से नहीं रोक सके। शाओ और निंगरोंगरान के मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। विशेष रूप से निंगरोंगरान, जो इस तरह की जगह पर पहली बार नहीं आ रही थी, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि नीलामी घर के अंदर की सभी चीजें, जिनमें ये परिचारक भी शामिल हैं, स्पष्ट रूप से मूल्यांकित थीं। एक परिचारिका को उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते देख निंगरोंगरान ने ठंडे लहजे में सीधे उसे रोकते हुए कहा, बस हमें कमरे का नंबर बता दीजिए, हम खुद वहां चले जाएंगे। कर्मचारी थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने उन्हें कमरे का नंबर बता दिया। तीनों गलियारे से होते हुए संबंधित निजी बॉक्स नंबर तक पहुंचे। निंगरोंगरान ने हाथ उठाकर नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर से चंदन की ताजा और मनमोहक खुशबू उनकी ओर दौड़ पड़ी। निजी बॉक्स विशाल और रोशनीदार था, जिसमें मोटे और मुलायम ब्रोकेड कालीन बिछे हुए थे। नीलामी मंच के ठीक सामने मखमली, मुलायम और चौड़ी कुर्सियों की एक कतार थी और उसके सामने आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाली बर्फ से बनी जैड की मेज थी, जिस पर उत्तम चाय के साथ परोसी जाने वाली पेस्ट्री और ठंडी फलों की वाइन रखी हुई थी। एक तरफा प्रकाश संचारित करने वाला क्रिस्टल का पर्दा नीचे स्थित नीलामी घर के मनोरम दृश्य को अंदर आने देता था और साथ ही निजी बॉक्स की पूर्ण गोपनीयता भी सुनिश्चित करता था। जैसा कि हेवन डो शाही परिवार के विशेष निजी बॉक्स से उम्मीद की जाती है, ये वास्तव में अलग है। निंगरोंगरान ने 2 बार अपनी जीभ चिटकाई, पहले अंदर चली गई और कुशलतापूर्वक शियाओ वो को खिड़की के पास बैठने के लिए खींच लिया। वह लू शियाओ की कलाई पकड़कर उसे बीच वाली मुख्य सीट पर बिठाना नहीं भूली, साथ ही उसकी निगाहें सतर्कता से दरवाजे के बाहर घूमती रहीं, इस डर से कि कहीं कोई और कम कपड़ों वाली परिचारिका उसके पास न आ जाए। शाओबू ने अपनी चमकती आंखों को झपकाया और पूरी जिज्ञासा से पूछा, वहां इतने सारे लोग हैं रोनरांग, क्या हम आज वाकई अच्छी चीजों की नीलामी कर सकते हैं? कहना मुश्किल है, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। निंगरोंगरांग ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, निश्चिंत रहिए, कोई भी खजाना मेरी नजरों से नहीं बच पाएगा। 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाले पैगोडा के स्वामी सभी स्पिरिट मास्टर्स में खजाने का आकलन करने की असाधारण क्षमता थी और निंगरोंगरांग की प्रतिभा 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों के स्कूल में सबसे उच्च स्तर की थी। खजाने के आकलन के मामले में उनकी क्षमता निंगफेंगजी से भी कहीं अधिक थी। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मेज पर रखा चाय का कप उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां कप की गर्म दीवार को छुई, निजी कमरे का दरवाजा बाहर से जोरदार धमाके के साथ खुल गया। बल इतना तीव्र था कि दरवाजे के फ्रेम पर लगी पीतल की घंटियां झंझना उठी। उन तीनों ने एक ही समय पर अपना सिर घुमाकर देखा। दरवाजे पर एक धधकती लाल आकृति खड़ी थी। लियू वेलोग ने साफ सुथरा गहरा लाल रंग का तंगसूट पहना हुआ था, उसके लंबे बाल ऊंची चोटी में बंधे हुए थे। हालांकि उसका चेहरा बहुत सुखद नहीं था, वह किसी मुसीबत को न्योता देने वाले व्यक्ति की तरह हाव भाव बनाए हुए थी। उसकी निगाहें प्राइवेट बॉक्स पर घूमी और अंत में ठीक लू शियाओ पर टिक गई। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा उमड़ रहा था। डीन लियू। लियू वेलोग को देखते हुए लू शियाओ ने अपराधबोध से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर लियू वेलोग थोड़ा हैरान रह गया। वह संयोगवश यहाँ लू शियाओ से टकरा गई थी और शर्म और गुस्से में आकर उसने अंदर घुसते हुए कहा, तुम कमीने, क्या तुम भूल गए कि तुमने उस रात मेरे साथ क्या किया था? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, प्राइवेट बॉक्स में तुरंत सन्नाटा छा गया। लियू वेलोग का चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। मैं आखिर क्या बोल रही हूँ? वह चाहती थी कि काश उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए जिसमें वह तुरंत घुस सके। शाओ और निंगरोंगरांग की निगाहें पल भर में लू शियाओ पर टिक गईं। विशेषकर लियू वेलोग की छाती से फूटने को तैयार पूर्ण आकृति को देखकर उन दोनों ने लियू वेलोग की ओर निर्दयी निगाहें डाली। ऐसा लगा मानो 3 सेकंड के लिए हवा जम गई हो। आपको क्या हुआ? निंगरोंगरांग ने सबसे पहले बात की। उसके चेहरे पर एक सामान्य सी प्यारी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कोई मुस्कान नहीं थी। वह धीरे से अपनी सीट से उठी, आराम से दरवाजे तक गई और विनम्रतापूर्वक लियू वेलोग को कमरे में ले आई, जबकि चुपचाप उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए। शाओबू ने भी प्रतिक्रिया दी और लू शियाओ के बांह को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई छोटा खरगोश अपने भोजन की रक्षा करता है। बिल्कुल सही चाची, दवा तो बिना सोचे समझे खाई जा सकती है, लेकिन शब्द लापरवाही से नहीं बोले जा सकते। शाओबू ने आंटी शब्द को अत्यंत जोर से चबाकर बोला। दोनों छोटी बच्चियों के बीच घिरे होने के कारण लियू वेलोग थोड़ा शांत हो गया। मेरे और उसके बीच के मामले तुम्हारे जैसी 2 छोटी लड़कियों की दखल देने के लिए नहीं है। उसने जानबूझकर अपने शरीर को सीधा करते हुए अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस कर लिया। गहरे लाल रंग का तंगसूट उसके शरीर पर कसकर चिपका हुआ था, जिससे उसके सुडौल और आकर्षक शरीर के उभार बिना किसी झिझक के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। शाओबू और निंगरोंगरांग की शारीरिक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए इस मामले में वे स्वाभाविक रूप से लियू वेलोग से पूरी तरह हार गए। अध्याय 92 प्राचीन खंड। शाओबू और निंगरोंगरांग ने अनजाने में अपना सिर नीचे करके खुद को देखा। शाओबू के गाल हल्के से लाल हो गए और वह चुपचाप लू शियाओ के पास सिमट गई। निंगरोंगरांग ने भी चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके दिल में एक तरह की असमानता का भाव उमड़ रहा था, लेकिन पल भर में ही उसके मन ने एक बुरा विचार आकार ले लिया। लियू वेलोग की आंखों में एक अनदेखे विजय भाव की झलक दिखाई दी जब उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बाहों को क्रॉस करके बैठी रही। कुछ ही देर में निंगरोंगरांग की आंखों में एक धूर्तता झलक उठी और वह और भी प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराए।
वह मेज पर रखी ठंडी फ्रूट वाइन उठाने के लिए मुड़ी, लापरवाही से 2 क्रिस्टल के प्याले उठाए और धीरे धीरे लियो येलोंग की ओर बढ़ी। डीन, लियो इतनी दूर तक आए हैं तो पहले एक प्याला वाइन पीकर अपना गुस्सा निकाल लीजिए। अगर आपको कुछ कहना हो तो बैठ जाए और आराम से बात कीजिए। लियो येलोंग शुरू में इसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन निंगरोंगरांग ने इसे उसके सामने ही थमा दिया था। सबके सामने मना करना और अपनी इज्जत गंवाना उसके लिए ठीक नहीं होता। जैसे ही वह शराब का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, उसे महसूस हुआ कि किसी चीज ने धीरे से उसकी टखने को पकड़ लिया है। बल बहुत हल्का था, इतना तेज कि यह एक भ्रम जैसा प्रतीत हुआ। हालांकि नितंबों पर लगी चोट के कारण लियो येलोंग पहले से ही अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और इस अप्रत्याशित धक्के ने उसे लड़खड़ा दिया। आह! निंगरोंगरांग ने एक हल्की सी चीख निकाली, मानो वह मदद करना चाहती हो, लेकिन इसके बजाय उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने धीरे से लियो येलोंग के कंधे को धक्का दिया। दोनों बलों के संयुक्त प्रभाव से लियो येलोंग स्थिर नहीं रह सकी। आश्चर्य से चीखते हुए उसका शरीर अनियंत्रित होकर आगे की ओर गिर पड़ा। लेकिन उसने एक बात गलत समझ ली, लू शियाओ लियो येलोंग के ठीक सामने बैठी थी। उस छोटी चुड़ैल द्वारा मचाए गए इस हंगामे के बाद लियो येलोंग ने पीछे से लू शियाओ के आलिंगन में सीधे और सटीक रूप से प्रहार किया। माफ! जैसे ही कोमल शरीर उसकी बाहों में समाया, लू शियाओ ने अनजाने में ही उसकी कमर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके पतले सैन्य वस्त्रों के आर पार उसकी हथेली ने उसकी दृढ़ गर्म त्वचा को छुआ और स्पष्ट रूप से उसकी अद्भुत ओज का अनुभव किया। लियो येलोंग का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसका पूरा शरीर लू शियाओ की जांघों पर आधा टिका हुआ था। उसके गाल लगभग युवक की छाती से सटे हुए थे, जिससे वह उसकी स्थिर और शक्तिशाली धड़कन को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। उस मोहक हल्की खुशबू युवक की मर्दाना आभा के साथ मिलकर उसके चेहरे की ओर तेजी से बढ़ी, जिससे उसके गाल तुरंत जलने लगे और उसके कानों के सिरे पूरी तरह से लाल हो गए। इससे भी ज्यादा घातक बात यह थी कि जब वह गिरी तो सहज रूप से पीछे की ओर झुक गई और उसके नितंबों का एक हिस्सा मेज के किनारे से जोर से टकराया, जो सीधे उन लाल निशानों से जा टकराया जो अभी तक मिटे नहीं थे। फुफकारो! दर्द से कराहते हुए लियो येलोंग का पूरा शरीर थरथरा उठा और उसके मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। जिन बाहों से वह खुद को सहारा देना चाहती थी वे एकदम ढीली पड़ गई और इसके बजाय वह लू शियाओ के आलिंगन में और भी गहराई से समा गई। डीन लियो! लू शियाओ ने दोनों हाथों से उसकी कमर को सहारा दिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? जैसे कि मैं ठीक हूँ, लियो येलोंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपन थी, वह एक साथ गुस्से, दर्द और शर्म से भरी हुई थी। तुम्हें उस रात इतनी जोर से मारने के लिए किसने कहा था? वह उठने के लिए संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन जरा से भी प्रयास करने पर उसके नितंबों का दर्द बढ़ गया, जिससे वह लू शियाओ के आलिंगन में अकड़ गई और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये दृश्य देखकर इस सब के पीछे की दोषी निंगरोंगरांग ने जल्दी से आगे बढ़कर लू शियाओ के शरीर से लियो येलोंग को बलपूर्वक अलग करने का प्रयास किया। लियो येलोंग ने गुस्से से उसकी ओर घूरकर देखा, उसकी छाती गुस्से से फूल रही थी और वह लंगड़ाते हुए लू शियाओ के बगल में जाकर बैठ गई। कुछ लोगों के एक दूसरे पर पलटवार करते भाव देखकर लू शियाओ ने हल्की खांसी की। डीन लियो, चूंकि आपको चोट लगी गई है तो क्यों ना आप बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें। लियो येलोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक गहरी सांस ली और एक तरफ बैठ गई, फिर भी अवचेतन रूप से लू शियाओ की ओर खिसक गई। निजी कमरा कुछ पल के लिए थोड़ा शांत हो गया। निंगरोंगरांग को अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा, उसके चेहरे पर अन्याय का भाव था। श्याओ वू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आज्ञाकारी होकर लू शियाओ की दूसरी तरफ वापस बैठ गई। इसी थोड़े से शांत वातावरण में नीचे नीलामी मंच की मुख्य बत्तियां अचानक एक साथ जल उठी और मधुर तार संगीत धीरे धीरे सुनाई देने लगा। नीलामीकर्ता मुस्कुराते हुए नीलामी का हथौड़ा पकड़े हुए मंच के बीचों बीच पहुंचा। हेवन रो ऑक्शन हाउस में आपका स्वागत है सम्मानित अतिथिगण। बिना किसी देरी के यह नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। नीलामी का हथौड़ा धीरे से गिरा और पहला लॉट जल्द ही ऊपर धकेल दिया गया। ये एक कंगन जैसा दिखने वाला आध्यात्मिक उपकरण था। काफी लोगों ने बोली लगाई, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र नहीं थी और जल्द ही नीचे स्थित एक आध्यात्मिक गुरु ने इसे जीत लिया। अगले कुछ लॉट में अधिकतर आध्यात्मिक औषधियां और आध्यात्मिक उपकरण थे। उनकी गुणवत्ता ठीक ठाक थी, लेकिन उन्हें दुर्लभ नहीं माना जा सकता था। निंगरोंगरांग ने उन पर 2 बार नजर डालने के बाद रुचि खो दी। अपनी त्रुटि को सहारा देते हुए उसने श्याओ वू से फुसफुसा कर कहा, कितने उबाऊ हैं, ये सब तो बस साधारण चीजें हैं। श्याओ वू ने सहमति में सिर हिलाया। लियो येलोंग ने अपना चेहरा अब भी ठंडा बनाए रखा था, मानो वह नीलामी को ध्यान से देख रही हो, फिर भी उसकी नजर बार बार उसके बगल में खड़े युवक की ओर जा रही थी। लू शियाओ उचित मुद्रा में बैठा था, उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर टिकी थी, उसका चेहरा शांत था और उसका व्यक्तित्व स्थिर था। यह उस दिन सोल फाइटिंग स्टेज पर ड्रैगन को नष्ट करने के लिए भाला पकड़े हुए उसके आक्रामक रूप से बिल्कुल अलग था, बल्कि इसमें कोमलता का स्पर्श झलक रहा था। जब वह देखते देखते खोई हुई थी, तभी उसने नीचे नीलामी करने वाले को जोर से कहते सुना, अगला लॉट काफी खास है। 2 नौकरानियों ने एक ठेला मंच पर धकेला और लाल कपड़ा उठाया गया, जिससे हथेली के आकार का एक दूसरे रंग का पेंडेंट दिखाई दिया। उस पेंडेंट की शैली प्राचीन थी, जिसके किनारे बुरी तरह से घिसे हुए थे, जो किसी बड़ी कलाकृति के टूटे हुए टुकड़े की तरह दिख रहा था, और उसकी सतह पर स्पष्ट पैटर्न खुदे हुए थे। इसमें न तो आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव था और न ही रत्नों जैसी चमक, ये धूल भरा और बिल्कुल साधारण दिख रहा था। ये प्राचीन खंडहरों से प्राप्त एक रहस्यमय टुकड़ा है। कई विशेषज्ञों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, लेकिन इसकी सामग्री और उद्देश्य का पता नहीं लगाया जा सका है। ये केवल इतना ज्ञात है कि यह अविनाशी है, यहाँ तक कि स्पिरिट डॉल स्तर के हमले भी इस पर कोई निशान नहीं छोड़ सकते। प्रारंभिक बोली 5000 सोने के सिक्के। जैसे ही नीलामीकर्ता की आवाज धीमी हुई, मंच के बाहर हंगामा मच गया, जिसके बाद काफी लोगों ने उपहास उड़ाया। किस चीज की कीमत 5000 में बिकने की हिम्मत होती है? एक टूटा हुआ पत्थर।
क्या आध्यात्मिक शक्ति के बिना भी इसे सजावट के रूप में उपयोग करने के लिए वापस खरीद लिया जाए? हेवन डो ऑक्शन हाउस तब से इस तरह की बेकार चीजों का इस्तेमाल सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए करने लगा है। एक पल के लिए तो किसी ने बोली ही नहीं लगाई। निंग्रोमराम ने भी भौहें चढ़ाई, अपनी आंखें सिकोड़कर कुछ देर तक उस टुकड़े का ध्यान से निरीक्षण किया और कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, अजीब बात है, मुझे इस चीज का मूल्य क्यों नहीं महसूस हो रहा है। उसकी आवाज बंद होते ही उसके बगल में बैठी लुशियाओ अचानक पूरी तरह से कांप उठी। जिस क्षण वह अंश प्रकट हुआ, उसकी सुख चेतना का सागर अचानक विशाल लहरों से भर गया। उसके डांटियों के भीतर गहराई में काला विनाशकारी संघनित तरल जो मूल रूप से चुपचाप चक्कर लगा रहा था, अचानक उबलने लगा, जिससे विनाशकारी आभा के विस्फोट उत्सर्जित हुए। और जीवन के उस प्राचीन वृक्ष की वह लंबे समय से सुप्त टहनी भी अचानक एक कोमल पन्ना हरे प्रकाश से खिल उठी। उसकी कोमल शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी और जीवन के प्रकाश के अनगिनत छोटे छोटे कण टहनियों के बीच से बिखर गए। यह अंश। लूशियाओ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी उंगलियां अनायासी कस गईं। सबसे पहले शाओ ने ध्यान दिया और धीरे से उसकी आस्तीन खींची। लूशाओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना खराब क्यों दिख रहा है? लियू लोग ने भी तुरंत अपना सिर घुमाया, उसका दिल घबरा गया और वह झट से बोली, क्या तुम ठीक हो? लूशियाओ अचानक होश में आया, धीरे से सांस छोड़ी और सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब चाहिए। उसके शब्द खत्म होते ही लूशियाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे अपने बगल में मौजूद नीलामी बटन को दबा दिया। नीलामीकर्ता ने पहले सोचा था कि यह वस्तु दोबारा नहीं बिकेगी, लेकिन किसी को बोली लगाते देख उसने तुरंत जोर से कहा, 5000 सोने के सिक्के एक बार, 5000 सोने के सिक्के 2 बार, 5000 सोने के सिक्के 3 बार। बिक गया। नीलामी का हथौड़ा जोर से गिरा और अंततः ये लावारिस प्राचीन टुकड़ा 5000 सोने के सिक्कों की कीमत पर लूशियाओ के हाथों में आ गया।